रणधीर सिंह जी नमस्ते। जितने भी स्टूडेंट क्लास में आए हैं सभी को प्रणाम। सभी लोग एक बार कमेंट कीजिए, सभी कौन कौन लाइव क्लास में जुड़ा है। एक बार मैं नाम पढ़ लेता हूँ, फिर हम कक्षा शुरू करेंगे। ठीक है। तो हमारी ये 7वीं क्लास है। इससे पहले हमने 6 क्लास ली है पेपर 1 पर, और आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड हम विगत 6 क्लासों से पढ़ रहे हैं और आज हमारी ये 7वीं क्लास है। सभी लोग एक बार लाइक और कमेंट कीजिए जिससे मैं आपका नाम देख सकूं कौन कौन लाइव जुड़ा हुआ है। तो हम शिक्षण आवृत्ति पढ़ रहे थे, जहाँ तक कल हुआ था वहाँ से हम शुरू करेंगे। थोड़ा सा रिवीजन करेंगे पहले, शुरुआत और अंत में हम रिवीजन करते हैं हमेशा की तरह। तो हम विकास पढ़ते, विकास और अभिवृद्धि। कल हमने अभिवृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। अभिवृद्धि यानी कि जो बाह्य शरीर का विकास होता है, जैसे लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना, इसे अभिवृद्धि कहा जाता है। और विकास के अंतर्गत मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के जो है विकास, दोनों प्रकार की ग्रोथ जहाँ पर होती है उसे विकास कहते हैं। विकास यानी कि डेवलपमेंट। तो इन दोनों के बीच का हमने अंतर समझा। अभिवृद्धि यानी कि केवल बाहरी जो हमारा विकास है उस पर फोकस किया जाता है। विकास के अंतर्गत जो हमारे मन पर यानी कि मानसिक और शारीरिक दोनों पहलुओं को देखा जाता है। तो ये हमने कल पढ़ा था। और हमने स्थायी भाव, संवेग, ये जो है अब विगत क्लासों में पढ़ा है। स्थायी भाव और संवेग क्या होता है, तो इनका जो है आपको बाद में भी इस बार कार्य काम आएगा कि संवेग और स्थायी भाव आगे अगली वाली क्लास में भी ये आएंगे फिर से, तो ये आपको याद रहने चाहिए। तो हमने विकास के पक्ष भी देखे। विकास के कुल क्या है, कुल 5 पक्ष है। कितने हैं, 5 है। उसमें सबसे पहला क्या है, शारीरिक विकास। फिर क्या है, मानसिक विकास। फिर क्या है, सामाजिक। फिर संवेगात्मक और फिर चारित्रिक। तो ये जो 5 विकास है, इन 5 विकासों से जो है एक इंसान, एक बालक जो है बनता है। तो ये आपको 5 विकास याद होने चाहिए परीक्षा में आए तो इसमें भी आपको मैंने कल प्रश्न पूछा था, कोई डाउट नहीं था इसमें। आज भी अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट कर सकता है। और जो भी रिकॉर्डेड क्लासेस के स्टूडेंट है वो भी कमेंट कर सकते हैं क्लास के बाद, क्लास के कमेंट बॉक्स में, जिससे मैं अगली क्लास में उसका डाउट सॉल्व कर दूंगा जिनका भी हो। तो लाइव क्लास वाले और जो रिकॉर्डिंग क्लास वाले दोनों ही कमेंट करेंगे। ठीक है, हमने ये पढ़ा था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम आगे बढ़ेंगे। आज जो है विकास की अवस्था, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, जो स्टेज होते हैं हमारे डेवलपमेंट के, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे, विकास की अवस्थाएं। तो डॉक्टर अर्नेस्ट जॉन्स और रोस हरलॉक आदि मनोवैज्ञानिकों ने विकास की अवस्थाओं को विभाजित किया है। किसी भी मानव का विकास 4 अवस्थाओं के अंतर्गत ही पूर्ण होता है, जिन्हें नीचे बॉक्स में दर्शाया गया है। तो हमने एक तालिका बनाई है यहाँ पर। तो हमारी कितनी अवस्थाएं होती है विकास की, मानव की केवल 4 अवस्था होती है। 4 अवस्थाओं से भिन्न कोई अवस्था नहीं होती विकास की। विकास के अंतर्गत क्या आता है, हमने कल भी पढ़ा था। विकास के अंतर्गत मन यानी कि मानसिक और शारीरिक यानी कि बुद्धि और शरीर, बॉडी एंड ब्रेन, दोनों का क्या है, डेवलपमेंट, वो क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। प्रणाम स्नेहा जी, सीमा जी, प्रियंका जी, लक्ष्मी जी, सभी को प्रणाम। तो आज हम यहीं से शुरुआत की हमने क्लास, विकास की अवस्था है। तो ये अवस्था आपको काफी काम के लिए हो। केवीएस में भी ये प्रश्न आते हैं। केवीएस, अगर कोई केवीएस देने वाला है, या फिर दूसरे एग्जाम भी, हिंदी के जो भी एग्जाम है उनमें आता ही है ये जो है ना पेडागोजी के नाम से। तो ये इम्पोर्टेंट चार्ट है।
ये आपको थोड़ा समझ लेना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो विकास की अवस्थाएं हम इस तो विकास की 4 अवस्थाएं। पहली अवस्था क्या है? शैशव। दूसरी क्या है? बालावस्था। तीसरी क्या है? किशोर। और चौथी और अंतिम प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था के बाद में कोई अवस्था नहीं है। तो शैशव अवस्था ने कि एकदम बच्चा, जिसे हम बेबी कहते हैं ना, छोटा सा बेबी, तो वो होता है शैशव अवस्था, जो बेबी होता है छोटा। ये कब होती है अवस्था? हमारे जन्म से लेकर 5 वर्ष तक। 5 वर्ष तक जितना बच्चा होता है छोटा सा, जो गोद में रहता है, जो गोद वाले बच्चे होते हैं, जो गोद में रहते हैं माँ के, वो शैशव अवस्था में आते हैं। उनका आयु वर्ग क्या है? जन्म से लेकर 5, यानी कि 1 से लेकर 5 वर्ष तक शैशव अवस्था होती है किसी भी इंसान की, मानव की। तो इसमें सारे जेंडर आते हैं। तो ये सभी के लिए, स्त्री, पुरुष और थर्ड जेंडर, तो सभी के लिए शैशव अवस्था 1 जन्म से लेकर 5 वर्ष तक। और पर यहाँ पर और फिर आगे क्या है? बालक आयु वर्ग और बालिका। बालक यानी कि लड़का और बालिका यानी कि लड़की, फीमेल, तो उनके लिए थोड़ा सा अलग होता है। और थर्ड जेंडर का यहाँ पर उल्लेख नहीं है, क्योंकि उनको हमेशा उनके बारे में सोचा नहीं जाता, तो यहाँ पर भी नहीं सोचा गया। तो बालक और बालिका, यही परीक्षा में आएगा, बालक और बालिका। बालक यानी कि मेल और बालिका यानी कि फीमेल। तो शैशव अवस्था में क्या होता है? उनका समान होता है, दोनों में यही होता है। शैशव अवस्था क्या होती है उनकी? बालक की भी 1 से 5 और बालिका की वही होती है। और अधिगम अवस्था क्या होती है? आदर्श अवस्था। आदर्श अवस्था क्यों है यहाँ पर? क्यों लिखा गया है आदर्श अवस्था? क्यों बताए? कोई बताएगा? हाँ जी, प्रियंका जी, सही है। सबसे अच्छा वहीं पर है इसलिए। तो आदर्श अवस्था, अधिगम की आदर्श अवस्था क्यों है? क्यों कहा जाता है एक जन्म के 1 से 5 तक? क्योंकि इस अवस्था में जो है सबसे ज्यादा एक बालक जो है अपना ज्ञान ग्रहण करता है इस अवस्था में। क्योंकि इस अवस्था में जो है उसके पास कुछ नहीं होता, जैसे कोरा पन्ना होता है वो। ये जो 1 से 5 वर्ष की जो उम्र होती है, उसमें जो है जो बालक होता है, कोरा पन्ना होता है, इस पर आप कुछ भी लिख सकते हो। लेकिन जैसे जैसे आप प्रौढ़ अवस्था की तरफ जाते हो, तब आपका जो है पूरा पन्ना जो भर चुका होता है, तो वहां पर लिखने के लिए, तो यहाँ पर जो लिखना है, यहाँ पर समझिए कि किसी को समझाना है या फिर किसी के चरित्र का निर्माण करना। तो जब हमारा जन्म होता है, जन्म से 5 की वर्ष की अवस्था में आप पूरी तरह से खाली होते हो, तो आप उस अवस्था में सब कुछ सीखते हो। आप सीखते हो कि माँ क्या होती है, पिता क्या होते हैं, भाई क्या होता है, पेड़ कैसा होता है, हरा रंग कैसा होता है, नीला रंग कैसा होता है, खिलौने क्या होते हैं, मोबाइल क्या होता है, टीवी क्या होता है, कुछ भी नहीं पता आपको। हर एक चीज आपके लिए अनोखी होती है। इसलिए सबसे आदर्श अवस्था कौन सी होती है? जन्म से लेकर 5 वर्ष तक, क्योंकि उसी समय आप पूरी दुनिया देखते हो। उसके बाद तो आपके लिए सारी दुनिया नॉर्मली है। 5 वर्ष के बाद आपने सब देख ही लिया है, पेड़ देख लिया, मोबाइल देख लिया, टीवी देख लिया, मम्मी देख ली, पापा देख लिए, सब कुछ देख लिया आपने। बेसिक जो होता है, जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, तो ये सब कुछ आपके लिए 1 से 5 वर्ष की अवस्था में जो है नहीं होता, देखा हुआ नहीं होता। इसलिए ये आदर्श अवस्था होते हैं, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा अधिगम होता है, सबसे ज्यादा लर्न करते हैं आप। कब? शेष अवस्था, क्योंकि आपके लिए पूरी दुनिया ही नई होती है। आप पूरी तरह से कोरे पन्ने की तरह होते, आप पर सब कुछ लिखा जाना शुरू हो चुका है एकदम। तो ये सबसे आदर्श अवस्था होती है जन्म से लेकर 5 वर्ष। तो बालक वर्ग के लिए भी समान है और बालिका वर्ग के लिए भी समान है, इसमें कुछ अलग नहीं है, बदलाव नहीं है, दोनों के लिए भी एक समान है चलता है। तो बाल्यावस्था, तो बाल्यावस्था यानी कि शैशव अवस्था के बाद जो अवस्था आती है बाल्यावस्था, उसका एज है, यानी कि बालक जिसे हम कहते हैं, बच्चा, छोटा बच्चा। तो ये होता है 6 वर्ष से 12 वर्ष के भीतर। और लड़कों के लिए उम्र क्या है? ये 6 से 12 है। और लड़कियों के लिए क्या है? ये 6 से 10 है। क्यों है? इसका कारण भी आपको मैं आगे बताऊंगा कि लड़कों की ज्यादा और लड़कियों की कम क्यों है बाल्यावस्था। और ये कहा, ये क्या है? अधिगम के लिए अनोखा काल है। अधिगम के लिए अनोखा काल क्यों है? एक तो आदर्श काल आपने पढ़ लिया, क्योंकि तब आप एकदम कोरे पन्ने की तरह होते, सारी चीजें आपके लिए नई है।
आप जो दिखते हो वो आपके लिए नया होता है, क्योंकि आपके पास कोई नॉलेज ही नहीं है किसी भी बात का। जैसे आप मेरे हाथ में अगर पेन है तो ये पेन भी उस बालक ने नहीं देखी होगी। तो सारी बातें, मोबाइल चार्जर से लेकर आप जो कुछ सोचो, जो कुछ आपके आसपास है, सब कुछ उसके लिए अनोखा है, नया है। इसीलिए वो आदर्श अवस्था है जन्म से लेकर 5 वर्ष तक। लेकिन बाल्यावस्था अनोखी अवस्था क्यों है, अनोखा काल क्यों है? क्योंकि आपने बेसिक जानकारी तो आपने ले ली है अभी, लेकिन अब आपको क्या लेना है? बेसिक जानकारी तो आपने ले ली, लेकिन इसके बाद आपको, अब जो आप देखेंगे 6 से 12 वर्ष के, आप अगर आपके कोई मतलब आपके मामा के लड़के या फिर आपके भाई के लड़के कोई होंगे आपके घर में जिनकी उम्र इसके भीतर होगी, तो जब भी आप उनके पास जाते हो या फिर वो आपके पास आते हैं, तो आपको अजीबोगरीब सवाल पूछते हैं, अटपटे सवाल पूछते हैं। जैसे हमारे निबंध में है हिंदी साहित्य के इतिहास के, हमारे हिंदी साहित्य के सिलेबस में हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो उन्होंने उनके निबंध की शुरुआत भी ऐसे की थी, बच्चे हमेशा अनोखे सवाल पूछते हैं। वैसे उनकी बेटी ने पूछा था कि पापा ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी को। तो ऐसे ऐसे अनोखे सवाल जो है बालावस्था में आते, कि पृथ्वी गोल क्यों है, या फिर पृथ्वी घूमती हो तो हम चक्कर खाकर क्यों नहीं गिरते। तो ऐसे अजीबोगरीब जो है सवाल इसी समय में आते 6 से 12 में। अगर हम पृथ्वी के ऊपर वाले छोर पर है और जो नीचे वाले छोर पर है, तो नीचे क्यों नहीं गिर जाते वो, ऐसे प्रश्न आते हैं। और ये पृथ्वी जो तरंग रही है वो किस पर फ्लोट कर रही है, नीचे भी कुछ नहीं है, ऊपर भी कुछ नहीं है, हवा में कैसे तरंग रही है पृथ्वी। ऐसे बहुत से सवाल जो है बच्चों को आते 6 से 12 में, क्योंकि वो अधिगम करते हैं नई बातों को, उनको प्रश्न आना शुरू होता है। लेकिन जब वो जन्म से 5 वर्ष तक उन्हें प्रश्न नहीं आते उतने, मतलब ऐसे अजीबोगरीब प्रश्न नहीं आते, वो सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं कि क्या क्या है, तो किसे क्या कहा जाता है। तो वो बेसिक नॉलेज जो ले लेते हैं, तब उसे आदर्श अवस्था, फिर अनोखी अवस्था, क्योंकि उनको अनोखे अनोखे प्रश्न जो है इस अवस्था में आते हैं। तो ये लड़कों के लिए 6 से 12 वर्ष की आयु हो, और लड़कियों के लिए जो 6 से 10 वर्ष की आयु जो है बालावस्था की मानी गई है। इसके बाद जो अवस्था आती वो है किशोरावस्था, यानी कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो रहा है, किशोर हो रहा है। तो ये अवस्था है 12 से लेकर 18 वर्ष की। लड़कों के लिए अवस्था है 13 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की, और लड़कियों के लिए जो अवस्था है ये 11 वर्ष से 17 वर्ष की। तो ये स्पेसिफिकली लड़कियों के लिए ये चार्ट, और ये स्पेसिफिकली जो लड़कों के लिए, और ये जो नॉर्मल है, सामान्यता माना जाता है, जनरल, ये जनरल कैटेगरी है, यहाँ पर जनरली दोनों को मिक्स करके माना गया है। लेकिन ये स्पेसिफिकली आप देखेंगे तो लड़कियों का 11 से 17, और जो जैसे मैंने कहा कि 2 वर्ष कम क्यों है बालिका के लिए, क्योंकि आपको पता है लड़कियों की जो उम्र है, यानी कि जो उनमें जो है प्रौढ़ावस्था आना वो जल्दी शुरुआत हो जाती है। इसलिए हमारे देश जैसे पहले था कि 18 साल पर ही जो लड़की की शादी हो जाती थी, और 21 पर सरकार ने पहले माना था कि शादी, क्योंकि लड़कियां तब तक जो है उनमें स्त्रीत्व आ जाता है जब वो 18 साल की हो जाती है। तो लड़कियों में जल्दी आता है, पुरुषों में थोड़ा लेट आता है। इसलिए जो है यहाँ पर अवस्था जो है बाल्यावस्थाओं की थोड़ी कम है पुरुषों के मुकाबले, क्योंकि उनमें जो है स्त्रीत्व जल्दी आ जाता है, पुरुषों में आने में समय लगता है। तो लड़कियां जल्दी बड़ी हो जाती है, इसलिए माँ बाप कहते कि देखते देखते मेरी लड़की बड़ी हो गई, ब्याहने योग्य हो गई। तो यही कारण। तो इसमें क्या है, एक कठिन काल है, किशोरावस्था क्या है, कठिन काल होता है। क्यों काल कठिन होता है? क्योंकि आपने एक तो अभी सामान्य ज्ञान तो ले लिया, और जो आपके मन के भीतर जो अनोखे प्रश्न वो उत्पन्न होते थे उनके भी समाधान आपके हो गए। लेकिन इस अवस्था में क्या होता है, ये जो अवस्था है आपकी 12 से 18 जो अवस्था है सामान्यता, इस अवस्था में किशोर में क्या है, आपके जो है आपका बचपन धीरे धीरे खत्म होता है, और आप जो प्रौढ़ावस्था की तरफ बढ़ते हो, तो आपके शरीर में जो है बहुत से बदलाव आते हैं, आपके बहुत से हार्मोन्स जो है चेंज हो जाते हैं। तो आप में जो है जो पुरुष जो अपने आप को पुरुष की जो मानसिकता है, पुरुष व स्त्री क्या है, ये सब समझना जो है किशोरावस्था में एक लड़का समझता है कि स्त्री का स्पर्श क्या होता है, एक स्त्री पुरुष का स्पर्श समझती है। ये सारी जो अवस्था है जो ये जो 12 से लेकर 18 वर्ष के बीच में चलती है, उसमें हमारे हार्मोन्स बदलते चेंज होते। उसमें जैसे लड़कों के लिए लड़कों की मूछें निकलना, या फिर थोड़ी थोड़ी दाढ़ी आना, ये सब कुछ जो है होना लड़कों में शुरू होता है, और लड़कियों में भी जो है
उनके हार्मोन्स चेंज होना या फिर उनको पीरियड्स आना, ये सब कुछ जो है 13 से 18 के वर्ष के बीच में जो है होता है। तो ये काल जो है कठिन होता है क्योंकि वो एक संक्रमण काल है। आप बचपन आपका जो है धीरे धीरे खत्म हो रहा है और आप जो है जवान होते जा रहे हो, आप प्रौढ़ होते जा रहे हो, तो ये दोनों के बीच का जो संक्रमण काल होता है। तो इसीलिए जो है इस काल में जो है लड़कों में और लड़कियों में खास करके आप देखेंगे कि थोड़ा सा बदलाव हो जाता है। वो थोड़े से अपने माता पिता से थोड़े कट जाते हैं, थोड़ा एकांत पसंद करते हैं या फिर अपने दोस्तों से बातें करना ज़्यादा पसंद करते हैं, अपने माँ बाप से अपनी बातें शेयर करना वो पसंद नहीं करते। उनको एकांतवास चाहिए, उनको अपना इंडिपेंडेंट चाहिए, उनको अपने से रहना है, अपने से सब कुछ करना है। ऐसे बहुत से जो है बातें उनमें आनी शुरू हो जाती है कि कहते हैं कि हम बड़े हो गए, हम बच्चे नहीं है। ये सारी जो बातें जो है इस काल में आती है, इसलिए कठिन काल होता है उनके लिए भी। और इसी काल में यही काल होता है जो किशोरावस्था का 12 से 18। अगर इस काल में अगर कोई व्यक्ति अगर स्थिर रहता है और पढ़ाई करता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है। और इसी काल में अगर वो किसी गलत रास्ते पर चला जाए तो उसका जीवन जो बर्बाद भी होता है। तो ये जो है फाउंडेशन का जो है समय होता है, यहाँ ये नींव का समय होता है। यहाँ पर अगर कोई लड़का अगर बिगड़ गया तो बिगड़ जाता है पूरा। तो यहाँ पर बहुत ही सेंसिटिव मामला होता है 12 से 18 के समय में। वहाँ पर जल्दी हम चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, जल्दी गुस्सा भी आ जाता है, जल्दी हम माता पिता को उल्टा भी बोलना शुरू कर देते हैं। ये वही समय है। तो यहाँ पर बहुत सा संक्रमण काल होता है कि हम बचपन को छोड़ रहे और जवानी हमारे अंदर आ रही है, तो हमको जवान लड़कों की तरह रहना है, हमें बड़ों की तरह रहना है। तो ये सारी बातें जो है इसके अंतर्गत आती है। फिर इसके बाद क्या है, प्रौढ़ावस्था, जो कि 18 साल के बाद होती है। 18 के बाद जो है प्रौढ़ावस्था शुरू हो जाती है और बाकी इसके आगे जो वृद्धावस्था तक सबको प्रौढ़ ही माना गया है। 18 के बाद सामान्यतः एक जैसा ही माना गया है। तो इसमें बालक नहीं होता, बालिका होते नहीं क्योंकि प्रौढ़ हो चुके हैं। इसलिए ये जो है विकास क्रम में यहाँ पर आगे कुछ है ही नहीं इसके। ठीक है। तो शिक्षा के दृष्टिकोण से प्रथम 3 अवस्था का विशेष महत्व है। तो हम कभी भी पढ़ते हैं तो ये 3 ही अवस्था पढ़ते हैं खासकर, क्योंकि बाल अवस्था ये 3 ही है, क्योंकि उसके बाद प्रौढ़ावस्था शुरू होती है। इसलिए 3 अवस्था महत्वपूर्ण है, शैशव, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? गुड इवनिंग प्राची जी, देवव्रत जी, बीना जी, अर्चना जी। ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इसमें किसी को डाउट हो तो पूछे। बालावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, ये तो समझ गए आप। और बालिका के लिए क्यों अलग से, क्योंकि वो जल्दी जो है उनमें शारीरिक बदलाव उनका जल्दी होता पुरुषों के मुकाबले, इसलिए उनकी बाल्यावस्था कम है 2 वर्ष। और किशोरावस्था भी, क्योंकि वो प्रौढ़ अवस्था में 18 साल में ही चली जाती है, जल्दी चली जाती है लड़कियां। पुरुषों के मुकाबले स्त्रियां जो है जल्दी प्रौढ़ हो जाती हैं, इसीलिए उनका समय थोड़ा पुरुषों से कम है। और इसमें कोई आपको डाउट तो नहीं है ना, आदर्श अवस्था क्यों कहा गया है शैशव को? क्योंकि उस समय आपका एक कोरे पन्ने की तरह होते हो आप, उस समय आपको जो भी सिखाया जाए वो आप सीख लेते हो। लेकिन प्रौढ़ावस्था में किसी को कोई बात सिखाना बहुत मुश्किल होता है, और आप सभी एक प्रौढ़ावस्था में हो। अगर आपको कोई बात सिखानी हो तो उसमें आप तर्क करोगे, लेकिन एक छोटा बच्चा तर्क नहीं करेगा। उसे अगर कहा जाए कि यहाँ पर एक भूत है तो वो डर जाएगा कि भूत है, लेकिन आपको अगर मैं कह दूं कि यहाँ पर एक भूत है तो आप कहेंगे ये भूत पिशाच, ये कुछ नहीं होता, ये सब भ्रम है, ये सब अंधविश्वास है। ये वाले तर्क जो है प्रौढ़ावस्था में होते हैं। इसलिए हमारा ये जो आदिगम का काल होता है, जैसे जैसे हम प्रौढ़ होते हैं वैसे वैसे हमारा आदिगम का जो है बहुत ही कम हो जाता है आदिगम। तो इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं कि हमें हमेशा विद्यार्थी रहना चाहिए, और विद्यार्थी के जो एक्साइटमेंट होती है बच्चों में, उत्साह होता है नई चीज सीखने का, वो उत्साह जो है धीरे धीरे हमारा खत्म हो जाता है। और उत्साह जैसे खत्म हो जाता है वैसे ही हमारे रिसर्च खत्म हो जाते हैं, हम शोध करना बंद कर देते, हम नई बातें सीखना बंद कर देते। इसलिए जब हम सीखते हैं तब हमें जो है शैशव अवस्था की और बाल्यावस्था में जाना चाहिए। अगर
आप अगर भले ही आप 25, 26, 30 साल के, 50 साल के हो गए हो, लेकिन जब आप किसी से सीखते हो तो आपको शैशव और बालावस्था के जैसे सीखना चाहिए, एकदम कोरा कागज बनकर। तो उससे क्या है, आपकी लर्निंग ठीक से होगी, आप जल्दी बातों को समझ पाओगे। लेकिन क्या होता है, जैसे जैसे हम प्रौढ़ हो जाते हैं वैसे वैसे हम क्या तर्क करना चाहते हैं, तर्क करना चाहते हैं। और उसमें क्या है, अगर कोई कुछ कहता है तो उसमें हम तर्क करते कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों है। इसलिए जो किसी को समझाना प्रौढ़ व्यक्ति को मुश्किल होता है, लेकिन एक बच्चे को समझाना उतना ही आसान होता है। इसलिए शैशव अवस्था को आदर्श अवस्था माना गया अधिगम में, और अनोखी अवस्था बाल अवस्था, क्योंकि वहां पर हमारे भीतर कुतूहल होता है, उत्साह होता है नई चीजें जानने का, एकदम अनोखा। इसीलिए अनोखा नाम ही दिया है उसे, क्योंकि वो हम अनोखे सवाल भी करते हैं उस समय। तो ये समझ गए। कठिन काल क्यों कहा गया 12 से 18 में, क्योंकि इसमें हमारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, हम जो धीरे धीरे किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था की तरफ बढ़ते हैं। इसमें बहुत से शरीर में बहुत से बदलाव होते हैं, आपको पता है कौन कौन से बदलाव होते हैं। तो ये सारे बदलाव के कारण जो है हमारे जो है कठिन अवस्था, कठिन काल जो है अधिगम का हो जाता है। गुड इवनिंग सिंह जी, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे, विभिन्न अवस्थाओं में शिक्षा का स्वरूप। तो अभी जो हमारी अवस्था है, 4 अवस्था, उनमें अभी शिक्षा का स्वरूप क्या होगा, यानी कि किस अवस्था में किस प्रकार की शिक्षा हमें मिलती है, फिर किस प्रकार से शिक्षा ग्रहण करता है एक मानव। तो सबसे पहले अवस्था हमारे आती है शैशव। ये क्या है अवस्था, 0 से 5 तक। वर्ष, लड़का लड़की दोनों के लिए भी यही है। तो इसमें शिक्षा क्या है, पालन पोषण, स्वच्छ वातावरण, स्नेहपूर्ण व्यवहार। शैशव अवस्था में जो आपको इमेजिन कीजिए, जब भी आपको इमेजिनेशन आपकी होनी चाहिए, इमेजिनेशन से ही आप लर्निंग कर सकते हैं। तो इमेजिनेशन कीजिए कि एक छोटा सा बच्चा है, मान लीजिए आप छोटे बच्चे हो, या फिर मान लीजिए कि आपका बेबी हो गया है, क्योंकि 1-2 साल में सभी का हो जाएगा, या फिर 15 साल के अंदर अंदर तो हो ही जाएगा सबका मैक्सिमम। तो ये डरावनी चित्र दिखाकर मैं आपको डराना तो नहीं चाहता, लेकिन समझ लीजिए ये डरावनी औरत जो है माँ है, और ये जो डरावना एलियन जैसा दिख रहा है ये बच्चा है। तो इस बच्चे का पालन पोषण माँ करती है। इस अवस्था में शिक्षा के क्या स्वरूप क्या है कि बच्चे का पालन पोषण करना। पालन पोषण क्या होता है, उसे दूध पिलाना, उसे नहलाना, उसे क्लीन रखना, उसको कपड़े पहनाना, उसके सर में मालिश करना, उसके सर में तेल लगाना, क्योंकि उसके बाल सीधे हो जाए, लंबे हो जाए, घने हो जाए। और फिर स्वच्छ वातावरण रखना पड़ता है बच्चों को, क्योंकि बच्चे बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। उनको थोड़ी भी अगर आप गंदा पानी पिला दो, या फिर गंदे वातावरण में ले जाओ, या फिर कुछ भी गंदा खिला दो, तो वो सीधा बीमार पड़ते हैं। बच्चे और बूढ़े जो ये होता है, जल्दी वो बीमार पड़ जाते हैं। रोग प्रतिकारक क्षमता जिसे कहते हैं हम, वो कम होती है दोनों बच्चों में और बूढ़ों में भी। इसलिए स्वच्छ वातावरण रहना पड़ता है। और स्नेहपूर्ण व्यवहार क्यों करना है, अगर हम उनके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार नहीं करेंगे तो उनके ये, क्योंकि ये अभी कोरे कागज है, मैंने कहा था जैसे ये कोरे कागज है, इनके सामने अगर आप झगड़ा करेंगे घर में, तो इनके मन के भीतर भी वही झगड़ा चला जाएगा। उसी प्रकार से जो ये अपने आने वाले जीवन में भी एक जो है क्रोधपूर्ण व्यवहार करना शुरू करेंगे, या फिर अच्छे नागरिक नहीं बन पाएंगे। तो इसमें स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए बच्चों के साथ। खास करके आप देखते हैं कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनके घर में आप जगह जाएंगे तो उनके घर में बच्चों को आप कह के बुलाया जाता, तू कह के नहीं, अच्छी भाषा का प्रयोग किया जाता है। उनके सामने गाली गलौज करना, झगड़ा करना, ऐसे सब कुछ जो है नहीं किया जाता। जो पढ़े लिखे लोग हैं जिनको पता होता है कि बच्चे को कैसे पालना है। लेकिन आप वहीं पर जो अनपढ़ लोगों के पास जाएंगे तो वहां पर देखेंगे बच्चों के सामने मारपीट हो रही है, माता पिता में गालियां दे रहे हैं। तो इसके उसका परिणाम जो बच्चे के मानसिक व्यवहार पर पड़ता है, और बाद में जाकर वो एक तो डरपोक बनता है, या फिर एक तो वो जो क्रिमिनल बन जाता है, यानी कि गलत मार्ग पर चला जाता है। फिर अगर उसको गलत मार्ग पर कोई भी आसानी से ले जा सकता है, फिर उसमें उसको व्यसन लगाना है कि सिगरेट, शराब, दारू, ऐसे कुछ
की तरफ ले जाना या फिर चोरी करना आसान हो जाएगा अगर घर का वातावरण अगर स्नेहपूर्ण ना हो, घर में अगर टेंशन तनाव की वातावरण हो तो ये बच्चे के मन पर प्रभाव करता है। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, जिनके भी अभी बच्चे हैं, बेबीज या फिर होने वाले हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए। बच्चों के सामने आपको अच्छी भाषा का प्रयोग करना है, बच्चों के सामने आपको झगड़ा कभी नहीं करना, क्योंकि उन पर परिणाम होता है। वो बोलेंगे नहीं लेकिन उनके मन पर परिणाम होता है। वो बोल कर नहीं दिखाएंगे लेकिन उनके मन पर परिणाम होगा और जिंदगी भर रहेगा वो। अगर आप अपनी पत्नी को मारेंगे तो आपका बच्चा भी बड़ा होकर अपनी पत्नी को ही मारेगा। लेकिन आजकल उल्टा हो गया, पत्नियां पतियों को मार रही है। तो पत्नियां भी ध्यान रखें कि पति को मारा ना जाए, वो भी इंसान होते हैं। तो बेचारे पतियों को भी नहीं मारना चाहिए, लड़कियों को भी। और लड़कों को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो अपनी पत्नी से भी स्नेहपूर्ण व्यवहार करें, जैसे शादी से पहले करते थे जब गर्लफ्रेंड होती थी। तो शादी के बाद भी वैसा ही व्यवहार करना है आपको, ठीक है। बाकी मूल प्रवृत्तियों को प्रोत्साहन, फिर जिज्ञासा की संतुष्टि। छोटे बच्चों में जिज्ञासा बहुत होती है, छोटे बच्चों में जिज्ञासा होती है। और फिर आत्म प्रदर्शन के लिए अवसर, आत्म प्रदर्शन के अवसर ये काफी इंपॉर्टेंट है। बच्चे हैं आपके, तो ये केवल ये जो पाठ्यक्रम है अभी आज जो पढ़ा रहा हूँ, ये आपके केवल परीक्षा के लिए नहीं, आपके जीवन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसे थोड़ा सा सीरियसली पढ़िए, क्योंकि इससे जो है आपके बच्चे भी अच्छे होंगे। और हर माँ बाप की इच्छा यही होती है जब आप माँ बाप बनेंगे कि आपके बच्चे जो है अव्वल आए, अच्छे हो, अच्छे संस्कारों के साथ बढ़े। तो ये आपके जीवन के लिए भी फायदेमंद है। ये आत्म प्रदर्शन के लिए अवसर क्या है कि छोटे बच्चों के लिए क्या होता है, छोटा बच्चा बहुत बार इसलिए रोता है क्योंकि उसे अटेंशन चाहिए, सभी का ध्यान आकर्षित करना होता है। और उसे अपनी जो सीखी हुई बात होती है वो उसे सबके सामने बतानी होती है। तो वो आत्म प्रदर्शन, जैसे अगर छोटा बच्चे ने ABCD सीख ली है तो आपको उसे प्रोत्साहित करना चाहिए कि बेटा बोलो ABCD। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं कि कोई घर में आपके रिश्तेदार आ जाए और उसके सामने आप रोबोट की तरह उसे खड़ा करके बोलो ABCD, और वो बोले ABCD। तो ऐसा भी नहीं करना आपको। लेकिन अगर वो कहता है कि मैंने पोएम याद किए, मैं सुनाऊं क्या, तो आपको कहना चाहिए हाँ मैं सुनूंगा। उसकी तारीफ करनी चाहिए, उसको प्रोत्साहित करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए, जिससे बालक का विकास अच्छा होगा। फिर कार्य तथा खेल द्वारा शिक्षा शेषव। तो कार्य तथा खेल, तो बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए भी अलग अलग खेल होते हैं। अभी तो बहुत से टॉयज भी आ गए छोटे बच्चों के लिए। तो छोटे बच्चों के लिए जो है अलग अलग मैथ के क्यूब भी आते हैं ऐसी, और स्लेट भी आते हैं बहुत से, जिसमें ऐसे गोल 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 कुछ कुछ होता है। आपको पता होगा जिनके बच्चे हैं या फिर देखा होगा। तो वही है खेल, खेल द्वारा शिक्षा। कार्य और खेल द्वारा शिक्षा कैसे, आप जैसे बहुत से टॉयज आते हैं जो खेलने वाली होते हैं, लेकिन उसमें उससे जो बेसिक मैथ और बेसिक ABCD पता चलती है, ऐसे टॉयज होते हैं जिसमें ऊपर नीचे ऐसा कुछ करना होता है उसमें। फिर यूट्यूब पर भी बहुत से वीडियोज आते हैं या फिर एप्लीकेशंस है जिसमें आप स्क्रीन पर टच करते हो तो आवाज आती है ABCD। तो ऐसे जो खेल है, गेम्स है, जिससे बच्चा सीखता है। या फिर कार्य द्वारा, जैसे आप उसे जैसे जो अच्छे घर में जो माता पिता जिन्हें पता है बच्चों को कैसे परवरिश करें, तो बातों बातों में जैसे घर पर पापा ने आम लाए तो वो आम लाकर वो बच्चे के सामने रखेंगे और कहेंगे कि बेटा गिनो कितने आम है। एक छोटे से कार्य, उसको कार्य दिया और कार्य से ही उसको सीख दी, गिनती की। तो ये कार्य और खेल गेम्स, आजकल तो एंड्रॉइड गेम्स भी आ गए हैं, या फिर जो पहले भी गेम्स हुआ करते थे आउटडोर गेम्स, उससे जो है बच्चा सीखता था, छोटा बच्चा। और फिर कर्म इंद्रियों और ज्ञान इंद्रियों का प्रशिक्षण। कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया क्या है, ज्ञान इंद्रिया हमारी क्या होती है, एक होती है आंख, फिर एक होती है नाक जिससे सांस लेते हैं, जिससे स्मेल भी आती है हमें। फिर एक होती है हमारी त्वचा, फिर एक होता है हमारा कान, है ना। तो ये ज्ञान इंद्रिया। कर्म इंद्रिया क्या है, जैसे कर्म इंद्रिया हमारा है हाथ, हाथ से हम कर्म करते हैं, यानी कि कोई वस्तु को उठा सकते हैं, या फिर
जैसे हमारे पैर हो गए, जिससे हम चलकर दूसरी जगह पर जा सकते हैं। तो ये कर्म इंद्रिया, इसका प्रशिक्षण देना, क्योंकि बच्चा वो 0 से 5 यानी कि 1 साल से 5 साल की उम्र में ही चलना सीखता है, 5 साल के बाद नहीं चलना सीखता। लगभग वो 3 साढ़े 3 साल में जो है चलना शुरू कर देता है। पहले ऐसे वो बैठ कर चलता है, ऐसे पैरों और इस पर ऐसा घसीटता हुआ, जैसे कछुआ चलता है टाइप, या फिर जानवर चलता है 4 पैरों पर, वैसे ही पहले इंसान का बच्चा भी ऐसे ही चलता है। फिर धीरे धीरे वो जो है अपने 2 पैरों पर खड़ा होना सीख जाता है। तो इसी शैशव अवस्था में आपको कौन सी शिक्षा देनी है? कर्मेंद्रिया और ज्ञान इंद्रियों की प्रशिक्षण देना है। कर्मेंद्रिया से कैसे शिक्षण देना है? उनको चलना फिरना और चीजें उठाना हाथों से, ये सब कुछ आपको सिखाना है। और ज्ञान इंद्रिया जैसे कि आपको उसको गर्म पानी कैसा होता है उसे स्पर्श करके दिखाओ, ठंडा पानी कैसे होता है, तो ठंडे पानी में हाथ डालेगा तो उसे वो स्किन से जो है पता चल जाएगा। स्किन क्या है? ज्ञान इंद्रिया है। स्मेल, स्मेल से, नाक से आप पता चल सकता है कि कोई खुशबूदार वस्तु जैसे गुलाब हो गई, या फिर आंखों से आप दिखा सकते हैं ये कलर हो गया, ये रेड कलर हो गया, ये तो आंखों से। फिर कानों से आप उसे भाषा सिखा सकते हैं। तो ये सारी कर्मेंद्रिया और ज्ञान इंद्रियों का प्रशिक्षण आपको कब देना है? 0 से लेकर 5 वर्ष की अवस्था में। फिर आत्मा अभिव्यक्ति के लिए अवसर। अभी देखिए, आत्म प्रदर्शन और आत्मा अभिव्यक्ति दोनों में अंतर है। यहाँ पर हमने ऊपर आत्म प्रदर्शन देखा, प्रदर्शन यानी कि प्रेजेंट करना, किसी को दिखाना। लेकिन आत्मा अभिव्यक्ति यानी कि आप प्रेजेंट करना है कि शरीर से आप कैसे प्रेजेंट कर सकते, हाथों से, इशारों से, वो प्रेजेंटेशन में आती है। लेकिन आत्मा अभिव्यक्ति कहाँ से आती? हम जब बोलते हैं तो बोलने का अवसर देना ही आत्मा अभिव्यक्ति कहलाती है। उसे बोलने का अवसर देना चाहिए इस उम्र में कि वो बोले उसने क्या सीखा। क्योंकि इसी उम्र में जो है कोई भी बच्चा अपनी मातृभाषा सीखता है, 1 से लेकर 5 की उम्र में। तो भाषा कैसे सीखेगा? पहले सुनेगा वो, फिर बोलेगा, बोलेगा फिर लिखेगा, और फिर लिखेगा, फिर पढ़ेगा। पढ़ना लिखना ये सब कुछ जो है आता है। तो आत्मा अभिव्यक्ति के लिए भी अवसर जो है आपको देना पड़ता है इस उम्र में, कि वो बोले भाषा। अगर बोलेगा तो भी तो समझेगा, तभी तो बोल पाएगा आगे भविष्य में। ठीक है। फिर शिक्षा में संगीत का स्थान। अब ये जो है संगीत, ये लगभग हमारे इंडिया में बहुत कम लोगों को मिलता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसा एजुकेशन सिस्टम ही नहीं है और ऐसा वातावरण भी नहीं है कि हमारे बच्चे इस प्रकार से सीख पाए संगीत और बाकी कला। क्योंकि आज भी हमारी जो मानसिकता है, हमारे इंडियन पेरेंट्स की मानसिकता है कि बच्चा बड़ा होकर इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, बस वही। अगर वो खेलना चाहता है तो खेल क्यों रहा है, अगर वो गिटार बजाता है तो क्यों बजा रहा है, क्रिकेट खेल रहा है तो क्यों खेल रहा है, अगर वो कविता लिखता है तो उनको गुस्सा आता है, कविता क्यों लिख रहा है। बच्चा बर्बाद हो गया। अगर कोई कविता लिखता है तो बर्बाद हो गया, कहानी पढ़ता है तो बर्बाद हो गया। संगीत, अगर संगीत सीखता है तो बर्बाद होगा। ये जो मेंटेलिटी है हमारी अभी, वो मेंटेलिटी बदलनी चाहिए हमें। लेकिन आप देखेंगे जब जैसे बंगाल इसके लिए थोड़ा अच्छा रहा कि बंगाल में संगीत का स्थान इतना अच्छा है कि लगभग बंगाल के लगभग हर घर में ना कोई कला होती है हर व्यक्ति में। एक तो संगीत में होगा, या फिर चित्रकला में होगा, या फिर अलग कोई कला में होगा ही होगा। तो बंगाल में ये कल्चर थोड़ा अच्छा है बाकी राज्यों से। तो शिक्षा में कला का स्थान भी होता है, संगीत का स्थान भी होता है। तो भले आपको अगर ना मिला हो ये संगीत, लेकिन आप अपने बच्चों को जरूर से दीजिए। अपने बच्चों को संगीत सिखाइए, राग सिखाइए, धुन सिखाइए, क्योंकि आप पढ़े लिखे लोग हो सभी। हाँ हाँ सिंह जी, हाँ। खासकर यूएस कल्चर ये है कि यूएस कल्चर में लगभग 17-18 के बाद जो है कोई भी लड़का लड़की किसी भी पेरेंट के साथ नहीं रहता, वो खुद कमाता है और खुद अकेला अपने फ्लैट में रहता है। तो 17-18 के बाद के जो वहाँ के लड़के हैं वो मम्मी पापा के साथ नहीं रहते। एक तो ये भी बात है कि उनके मम्मी पापा भी साथ में नहीं रहते, क्योंकि 2-3 साल उनमें डिवोर्स ले ही लेते हैं। वहाँ पर कल्चर काफ़ी ओपन है, तो वो सहते नहीं है। हमारे यहाँ पर तलाक इसीलिए नहीं होते क्योंकि हमारे यहाँ पर सहा जाता है, वहाँ पर कोई एक दूसरे को सहता नहीं है। अगर कुछ भी गलत हो जाए तो चलो तलाक ले ले, ऐसा है। लेकिन इंडिया में क्या है, वो डर जाते हैं समाज से। तो बहुत से लोग कहते हैं कि अरेंज मैरिज बहुत
टिकती है। अरेंज मैरिज टिकती नहीं है, अरेंज मैरिज सहन की जाती है, वहाँ की औरतें सह लेती है। लेकिन लव मैरिज की औरतें पहले ही आज़ाद ख्याली हुई थी, इसलिए वो सहती नहीं है किसी का अत्याचार, इसलिए वो जल्दी टूट भी जाते हैं रिश्ते। तो आपको ये तर्क नहीं हो सकता कि अरेंज मैरिज अच्छी होती है। अरेंज मैरिज में यही यही कारण है कि अरेंज मैरिज में लड़कियां सह लेती है सारी बातें, अपने पति की, अपने सास ससुर की सारी बातें, सारी ताने जो है सह कर चुपचाप बैठ जाती है, इसलिए तलाक नहीं होते यहाँ पर। और वही यूएस में क्या है, ओपन कल्चर है, इसलिए वहाँ पर तलाक ज़्यादा हो जाते हैं। और जो भी यहाँ पर इंडिया में भी जो लव मैरिज होती है, लव मैरिज यहाँ पर सीधी तो नहीं होती, कुछ तो वो फ्रीडम उनमें पहले से ही था, इसलिए तो लव मैरिज हुई है वहाँ उनकी। तो इसलिए वो ओपन माइंडेड होते, इसलिए वो कोई भी अत्याचार सह नहीं करते, अलग हो जाते जल्दी। इसलिए लव मैरिज आपको दिखती है कि टिकी नहीं। उसके पीछे लव मैरिज रीजन नहीं होता, उसके पीछे रीजन होता है कि वो आज़ाद ख्याल के लोग हैं। अभी इसमें डिबेट होगा, डिबेट ये होगा कि ये कौन सा सही है, लव मैरिज सही है अरेंज मैरिज, लेकिन ये हमारे काम की ना, हमारा वो काम है ना हमारी वो सिलेबस में आने वाला है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। पाठ्यक्रम का रुचिकर होना, तो ये अगला पॉइंट क्या है, शैशव अवस्था, यानी कि ये उम्र 1 से 5 की है, 0 to 5। तो इसमें पाठ्यक्रम का रुचिकर होना, और खास करके आजकल जो नए एप्लीकेशंस आ रहे हैं बच्चों के लिए, इतने खूबसूरती से डिज़ाइन किए जाते हैं। 3D एनिमेशन, आपको पता होगा 3D एनिमेशन क्या होता है, जिसमें कार्टून जो है ऐसे उनके तीनों डायमेंशन जो है दिखते हैं हमें। तो 3D एनिमेशन के द्वारा जो है सारी कहानियाँ जो है दिखाई जाती है यूट्यूब पर। अगर यूट्यूब पर आप सर्च करेंगे तो बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल है जिनमें करोड़ों के फॉलोअर्स हैं, और वो बहुत से करोड़ों बच्चे जो है यूट्यूब पर ऐसी वीडियोस देखते हैं जिसमें सारी कहानियाँ जो है बच्चों की वहाँ पर है। फिर सारी जो है ABCD हो गई या फिर मैथ हो गया, सब कुछ कार्टून्स में 3D एनिमेशन में जो है हो चुका है। तो ये सभी रुचिकर जो है पाठ्यक्रम जो अब अवेलेबल हो चुका है बच्चों के लिए। तो हमारे समय में तो इतना अवेलेबल नहीं था, लेकिन आज शिक्षा का इतने ज़्यादा स्रोत अवेलेबल हो चुके। मुफ्त जो शिक्षा आज आप ले सकते हो केवल यूट्यूब से। आप जो है शुरुआत से लेकर बचपन की शिक्षा से लेकर जो है प्रौढ़ावस्था शिक्षा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद का भी जो PhD की गाइडेंस जो है आपको यूट्यूब पर फ्री में मिल जाएगी। तो आज जो इतना ओपन हो चुका है और सभी फ्री हो चुका है। तो आप जो है, आपके पास अगर सिर्फ आपका जो है सिर्फ मन तैयार होना चाहिए कि आपको पढ़ना है, आपको सिर्फ पढ़ना है, क्योंकि सब कुछ आज दुनिया में फ्री है। आपको जो कुछ सीखना है सब कुछ मिल सकता है आपको। जो पहले बैरियर्स थे कि आपको किसी यूनिवर्सिटी में जाकर पढ़ना है, आपके घर के पास कोई स्कूल नहीं है, ये सब कुछ अब नहीं रहा। सिर्फ आपको एक इंटरनेट और मोबाइल की ज़रूरत है, फिर आप दुनिया का सारा ज्ञान जो है ले सकते हो। तो यही है कि पाठ्यक्रम का रुचिकर होना चाहिए बच्चों के लिए। तो इसीलिए आप देखेंगे कि बच्चों की जो किताबें होती है वो रंगीन होती है, लेकिन हमारी किताब जो है ब्लैक एंड व्हाइट होती है। आजकल की बच्चों की किताब, और जो यूनिकोड, और दूसरा क्या है QR कोड, यूनिकोड नहीं QR कोड, QR कोड। इसकी शुरुआत भी की थी महाराष्ट्र के एक टीचर है, उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी QR कोड के। तो आज जो आपको सभी पाठ्यक्रम में जो है QR कोड दिखेंगे। कोई भी आप चैप्टर निकालिए बच्चों का, तो उनमें वो पोएम होती है और नीचे एक QR कोड होता है, उसे स्कैन करने पर एक यूट्यूब वीडियो ऑन हो जाता है। तो इस प्रकार का कर जो पाठ्यक्रम आज इंडियन एजुकेशन सिस्टम हमारा भारत भी दे रहा है, और यूट्यूब पर या फिर जो प्राइवेट कोचिंग है वो भी दे रहे हैं। तो इस प्रकार का पाठ्यक्रम जो बच्चों के लिए होना चाहिए। शिक्षण विधि क्रियात्मक हो। तो शिक्षण विधि क्या है, क्रियात्मक यानी कि एक्शन वाली हो। तो हमारी जो होती है ना, हम कैसे सीखते हैं, बेंच पर बैठकर सीखते हैं। सभी जो बड़े स्टूडेंट होते हैं ऐसे सभी बैठते हैं, और यहाँ पर एक प्रोफेसर आता है जिसके सारे बाल उड़ चुके होते हैं, और वो फिर ऐसे धीमी आवाज़ में या फिर एकदम जैसे कि सब कुछ खत्म हो चुका है, इस प्रकार से वो पढ़ाता है। तो ये बड़ों के लिए एक यहाँ पर क्रियात्मक कैसे होना चाहिए कि बच्चों को, जैसे आप LKG UKG देखिए, किंडरगार्टन देखिए, वहाँ पर किताबों के साथ बच्चों को एक रूम में बंद करके नहीं पढ़ाया जाता, उनको गार्डन में घुमा घुमा कर खेलते हुए ऐसे एक्शन में, यानी कि उनको कुछ तो जो है बैठ कर नहीं, वो खेलते खेलते सीखे, बोलते बोलते सीखे, भागते भागते सीखे। इस प्रकार का जो है एजुकेशन है, उसे ही कहते हैं शिक्षण विधि क्रियात्मक हो।
क्रियात्मक यानी एक्शन हो उसमें, कि वो खेल खेल रहा है, कूद रहा है, कुछ कर रहा है अलग से, ऐसे ही बैठा नहीं है जैसे हम बैठकर पढ़ रहे हैं, अभी किसी चेयर पर बैठकर पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार का जो शिक्षण बच्चों के लिए कारगर नहीं होता, क्योंकि बच्चे एक जगह पर बैठते नहीं हैं, बच्चे काफी चंचल होते हैं, उनको बैठाना मुश्किल होता है, सबसे मुश्किल। तो इस समय जो है इस प्रकार का जो एजुकेशन होता है। तो आगे क्या है, सामाजिक भावना का विकास हो। तो सामाजिक भावना, तो धीरे धीरे हमें सामाजिक भावना, जैसे उसमें क्या आएगा, जैसे माता पिता की पहचान, कि मम्मी को मम्मी बोलना, पापा को पापा बोलना, भैया को भैया बोलना, फिर नाना नानी, या फिर आस पड़ोसी को बोलना चाचा नानी, ये सब कुछ जो है सामाजिक भावना का विकास जो है इसी समय में होता है। तो आप किसी जैसे हमारी भारतीय परंपरा, हम किसी अनजाने को भी जो भाई कहकर संबोधित करते हैं, या फिर बहन कहकर संबोधित करते हैं, या फिर चाचा या फिर मामा कहकर। अगर आप किसी शॉप पर चले जाए तो आप उसे मामा कहते हैं, दादा कहते हैं, या फिर भाई कहते हैं, जो भी कुछ कहते हो। तो ये जो सामाजिक भावना है, ये आपके बचपन से ही आपको ट्रेन किया गया है। छोटा बच्चा भी आप देखेंगे, अगर उसके पास जाएंगे जिससे आपकी जान पहचान ना हो, वो फिर भी आपको भैया कहेगा, भाई कहेगा, दादा कहेगा, या फिर जो कुछ बहन कहेगा। तो ये सामाजिक भावना का विकास जो है इसी उम्र में होता है, 1 से लेकर 5 के बीच। अच्छी आदतों के निर्णय के लिए अवसर, तो फिर अच्छी आदतें डालना बच्चों में, जैसे हैंड वॉश करना, ठीक से कपड़े पहनना, या फिर ब्रश करना, ये सब कुछ जो बेसिक है। या फिर भाषाओं का लहजा ये ठीक रखना, किसी को पलट कर जवाब ना देना, उल्टा ना बोलना, ये सब कुछ जो अच्छी आदतें जो है इसी उम्र में लगाई जाती है। अगर इस उम्र में अगर नहीं लगाते तो आगे भी लगाना मुश्किल हो जाता है। नैतिक तथा चारित्रिक विकास के लिए शिक्षा, फिर नैतिक और चारित्रिक विकास जो है उसकी शिक्षा, जैसे आपको एक उदाहरण दूंगा। जैसे महाराष्ट्र में आप देखेंगे छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी माता जी जिजाऊ, उन्होंने बचपन में ही जो है अपने बेटे को जो है ऐसी वीरों की कहानियां बताई, ऐसे चरित्र बताए जो कि महान चरित्र थे, उसी से उनका विकास हुआ। तो ये जो वो जो बहुत ही छोटे थे, 2-3 साल के थे, तभी से जो है उनको ऐसे चरित्रों का जो है कहानियां बताती थी। जैसे हमारी नानी भी जब हम छोटे थे तो हमको स्टोरियां बताती थी, कहानियां बताती थी। तो ये इससे जो चरित्र का निर्माण होता है। वैसे ही आपको उदाहरण के लिए बहुत फेमस है छत्रपति शिवाजी महाराज की माता जी ने, कि जो उनका चरित्र निर्माण का, उसी से आगे बढ़कर उन्होंने साम्राज्य अपना जो स्वराज्य स्थापित किया, जो जनता का स्वराज्य था। तो ये अगर उस समय अगर उनको ये शिक्षा नहीं मिलती बचपन में, तो आगे चलकर वो छत्रपति ना बनते, वो किंग नहीं बन पाते। तो उनकी जो नींव है तो वो यहीं पर रची गई बचपन में। अगर बचपन में भी अगर आप अपने बच्चों को ऐसे ही शिक्षा देंगे तो आपके बच्चे बड़े होकर ऐसे अच्छे काम करेंगे, बड़े काम करेंगे। तो ये जो नैतिक शिक्षा होती है, चारित्रिक शिक्षा होती है, तो ये बचपन से ही दी जाती है। तो इससे जो है भविष्य में विकास होता है। फिर भय तथा दंड से दूर रखना, ये खास करके ये पहले ये पॉइंट नहीं था, ये आधुनिक पॉइंट है, भय और दंड। क्योंकि जब हम छोटे थे तब बहुत पीटा जाता था, आपको भी बहुत पीटा गया हो, लेकिन अभी जो लगभग 2010 के बाद, कम से कम 2010 के बाद तो हम मानते ही है कि जो मारना जो है लगभग कम हो गया है छोटे बच्चों को। और आप 2030 में तो देखिए, आप स्कूल में आप किसी स्टूडेंट को हाथ तो छुड़िए, उसे डांट भी नहीं सकते आप, या फिर ऐसे नजरों से देख दूर भी नहीं सकते गुस्से से। तो ये भय और दंड से अभी जो है बच्चों को दूर रखा जाता है, उनको कभी मारा नहीं जाता, और उनको कभी बातों से भी जो है कहा नहीं जाता, गुस्सा नहीं किया जाता। तो ये सब से उन्हें दूर रखना है। फिर संवेगात्मक सुरक्षा, तो संवेगात्मक सुरक्षा क्या है, जैसे बच्चों को जो है जल्दी आदतें लग जाती है, छोटे बच्चों को। तो ऐसे संवेग जैसे ईर्ष्या वाले, गुस्से वाले, क्रोध वाले, इन सभी से जो है बच्चों की सुरक्षा करनी होती है हमें, कि हमारे बच्चे गुस्सा ना सीख ले, किसी से ईर्ष्या करना ना सीख ले, किसी से द्वेष रखना ना सीख ले बचपन में। अगर हमने बचपन में अगर वो सीख गए तो आगे तो वो और भी ज्यादा बिगड़ जाएंगे। तो बचपन में हमें उनको सुरक्षित करना है, कि उनके ऐसे जो नेगेटिव संवेग है उनसे हमें उसे बचाना है, उसे दूर दूर रखना है, उसे सुरक्षित रखना है।
तो ये तो हो गया बालावस्था, ये शैशवावस्था हो गई। ये सभी ये किस में आती है? सभी शैशव में, जिसकी क्या है 1 to 5 या फिर 0 to 5 जो भी कहिए, जन्म से लेकर 5 वर्ष तक शैशव हो गई। फिर बालावस्था आती है हमारी, यहाँ पर देखिए शैशव हो गई, ये बालावस्था हमारी जो कि 6 से 12 होती है। यहाँ पर हम ये पढ़ रहे थे विभिन्नावस्था में शिक्षा का स्वरूप, तो हम उसकी दूसरा पढ़ रहे हैं बालावस्था, जिसकी उम्र है 6 से 12, 6 से 12 वर्ष। तो शैशव अवस्था में कोई डाउट तो नहीं है किसी को? जी पिंकी जी, अच्छा ही होगा सबका। जी एक बार मैं अपनी क्लास बता देता हूँ। सुबह मेरी क्लास जो है 11 बजे होती है, 11 AM सुबह, वो होती है हिंदी की। और जो 4 PM पर जो होती है वो पेपर 1 की होती है। नेट की क्लासेस यूट्यूब पर इसी चैनल पर 11 बजे और 6 बजे। 11 AM यानी कि सुबह, AM यानी कि सुबह, और PM यानी कि दोपहर में। चार को पेपर 1 की होती है और सुबह 11 बजे हिंदी की होती है, नेट की। अगर जो कोई नई छात्र है तो इस समय आपको यूट्यूब पर आना है, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उससे भी आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे इसके रिगार्डिंग क्लास का कब है। ठीक है, तो हम अभी बाल अवस्था पर बढ़ते हैं। अभी बाल अवस्था जो है 6 से 12 वर्ष की होती है। तो आपको शैशव अवस्था में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है। जब भी आप पढ़े तो जोड़ कर पढ़िए। मैंने आपको बहुत बार कहा है कि जोड़ कर पढ़िए। जैसे अभी शैशव अवस्था की जो शुरुआत हो रही है, तो मेरे मन में क्या कल्पना थी? मेरे मन में कल्पना थी बच्चे की, छोटी से। तो आपके मन में भी वही कल्पना होनी चाहिए। अभी बाल अवस्था होगी तो आपको 6 से लेकर 12 वर्ष के बच्चे को याद करना है, या फिर आप जब उस समय में थे उसको याद करना है। अगर ऐसे आप जोड़ कर पढ़ोगे तो ही समझ में आएगा। अगर ऊपर ऊपर से पढ़ोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। आपको जैसे कवि को पर काया प्रवेश करना पड़ता है, वैसे ही आपको जब पढ़ाई करनी है तो उस सब्जेक्ट में ही आपकी आत्मा को मिल जाना चाहिए, उस सब्जेक्ट में चला जाए। जैसे बाल अवस्था होगी तो बाल अवस्था में आपकी आत्मा चली जानी चाहिए। शैशव अवस्था होता है आपकी आत्मा शैशव अवस्था में चली जानी चाहिए। आपके नजरों के सामने एकदम एक बड़ी स्क्रीन में सब कुछ दिखना चाहिए कि एक माँ है, उसके हाथ में एक बेबी है, तो उसको कैसे उसका पोषण कर रही है, ये सब कुछ आपके सामने इमेजिनेशन होनी चाहिए। जैसे वैसे भी आप सारे साहित्य के विद्यार्थी हो लगभग सभी, तो कल्पना आपके पास तो होनी ही चाहिए, क्योंकि कल्पना से ही सब टिका हुआ है हमारा साहित्य। हम यथार्थ भी लिखते हैं तो उसमें कल्पना का समावेश होता ही है, बिना कल्पना के यथार्थ भी नहीं लिख सकते हम। यथार्थ में भी थोड़ी कल्पना होती है। कैसे? प्राकृतिक चित्रण करना होता है थोड़ा थोड़ा, कैसे सुबह हुई, कैसे सूरज उगा। यथार्थवादी भले ही उपन्यास होते लेकिन थोड़ी तो कल्पना उसमें डालनी ही पड़ती है। तो कल्पना आपके जीवन में होनी चाहिए, और बिंब विधान भी। तो बाल अवस्था हमने देखी कब से कब तक है? 6 से लेकर 12 तक, 6 से 12 वर्ष। तो लड़कियों के लिए 10 है, थोड़ा कम है लड़कियों के लिए। एक बार हम देखेंगे लड़कियों के लिए क्या है। लड़कियों के लिए थोड़ा कम है, 10 है, 6 से 10 लड़कियों के लिए 10 है। इसमें क्या है? शारीरिक विकास पर ध्यान। तो जैसे हम बालावस्था में आते हैं तो शारीरिक विकास हमारा जो थोड़ा तेजी से होना शुरू हो जाता है 6 वर्ष से। इससे क्या है, इसमें हमारी हाइट बढ़ना शुरू हो जाती है, लंबाई, साथ ही साथ वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ वो हम चलना फिरना शुरू कर देते हैं। 5 से पहले जो है हम चलना फिरना तो सीख ही रहे थे, लेकिन अब 6 साल का बच्चा पूरी तरह से चल सकता है। उसके सारे जो है सारे अवयव जो ठीक से काम करते हैं, वो
ठीक से चल सकता है, ठीक से बोल सकता है, सारी उसे भाषा आती है जो भी उसकी मातृभाषा है, तो ये सब कुछ उसे आ जाता है, तो उसके शरीर का जो है विकास होना शुरू हो जाता है धीरे धीरे, उसकी हाइट बढ़ना। और फिर बाकी जो चीज़ है उसके शरीर में भी थोड़े बदलाव आते हैं। फिर उसकी आवाज़ में बदलाव आते हैं, उसकी आवाज़ थोड़ी और कठोरता की तरफ बढ़ती है, एकदम छोटे बच्चे की तरह आवाज़ नहीं होती, आवाज़ थोड़ी बदल जाती है। फिर बाल मनोविज्ञान, फिर बच्चों का बाल मनोविज्ञान होता है। बाल मनोविज्ञान है कि बालक का मन समझना, और बालक के मन को समझने वाला जो विषय है उसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं। इसमें बालक के मन को समझा जाता है। तो मराठी में एक फिल्म थी बालक पालक, यहाँ पर लगता है मराठी के शायद एक आधी स्टूडेंट होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन मराठी में फिल्म में बालक पालक, उसमें बाल मनोविज्ञान को बहुत अच्छे तरह से दिखाया गया। एक छोटे उम्र में अगर हमें गलत आदतें लग जाती है तो इसका परिणाम कैसे होता है। तो बाल मनोविज्ञान में क्या है, छोटे बच्चे जब 6 से 12 के उम्र के होते हैं तो उनमें थोड़ा से बहुत से परिवर्तन होते हैं, उनमें बहुत से उत्साह होता है, कौतूहल होता है कि नई चीज़ें जानना है उनको, दुनिया कैसी चलती है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था कि जैसे पृथ्वी गोल क्यों है, पृथ्वी के ऊपर जैसे जैसे बहुत से बच्चों को जब आप 6 से 12 में रहते होंगे, ये पृथ्वी समझ लीजिए, जैसे अगर हम पृथ्वी के ऊपर है यहाँ पर और जो नीचे होगा वो नीचे क्यों नहीं गिर जाता, ऐसे प्रश्न आते होंगे आपको। या फिर जो यहाँ पर इस साइड में है जो टेढ़ा क्यों नहीं हो जाता, ये टेढ़ा ऐसा क्यों नहीं गिर जाता। और जो पृथ्वी है ये फ्लोट कैसे करती है, नीचे भी कुछ नहीं है ऊपर भी कुछ नहीं है। और एक जब ये चक्कर लेती है सूरज का तो हमको क्यों नहीं चक्कर आता। तो ऐसे सारे बहुत से प्रश्न जो है बचपन में आते हैं, जिसके समाधान भविष्य में हमें जब विज्ञान पढ़ते हैं तो उसके सवाल के जवाब जो है हमें मिल जाते हैं। लेकिन ये सारे सवाल जो है आपको भी आए होंगे जब आपकी उम्र 6 से 12 के समय होगी, तो इस बाल मनोविज्ञान को आपको समझना पड़ता है। उसके आगे क्या है, भाषा विकास पर ध्यान, क्योंकि आपने भाषा जस्ट अभी सीखी है तो उसमें आप उसको पॉलिश करना है। आपको भाषा तो आपने सीख ली लेकिन उसे अभी अच्छा करना है, आपका जो शब्दकोश बढ़ाना है, आपकी भाषा में जो है और भी उसे और भी निखारना है, और भी अच्छा करना है, और भी सुंदर करना है। फिर लिखावट आपकी सुंदर करनी है, अच्छे से लिखना, और फिर व्याकरणिक त्रुटियां जो होती है वो धीरे धीरे कम करना। तो ये इसी समय होता है। फिर इसमें पाठ्यक्रम जो आता है उनका 6 से 12 में नॉर्मल स्कूल का पाठ्यक्रम। फिर शिक्षण विधि रुचिकर हो, यहाँ पर भी वही बात है कि शिक्षण विधि रुचिकर हो। हमारा जो है शिक्षण, जैसे मैंने किताब का उदाहरण दिया था कि अभी हम हमारी जो नई किताब है वो तो रंगीन तो है, साथ ही साथ उसमें QR कोड भी आता है। QR कोड आपको पता है ऐसा होता है, एक बॉक्स जैसा होता है, उसमें ऐसे डॉट डॉट होते हैं। इसे अगर आप फोन से स्कैन करोगे तो आपको जो है इस पार्ट से रिलेटेड जो है वीडियो मिल जाएगा। तो ये नई पहल है, ये नई पहल शुरू की है भारत सरकार ने। अगर आप बच्चों के टेक्स्ट बुक देखोगे तो उसमें आपको दिख जाएगा QR कोड है। तो इस प्रकार से जो शिक्षण विधि को रुचिकर बनाया जा रहा है भारत में भी। फिर खेल तथा क्रिया द्वारा शिक्षा, ये हमने पहले भी पढ़ा, LKG UKG में भी ये कारगर है, और फिर बाल अवस्था में भी ये लागू होता है, खेलते खेलते सिखाना। तो ज़्यादा जो है बोझ नहीं दिया जाना चाहिए बच्चों पर पाठ्यक्रम का, थ्योरी का नहीं, प्रैक्टिकल। थ्योरी से इंपॉर्टेंट क्या है, प्रैक्टिकल में आता क्या है, खेल आता है, या फिर कोई चीजों को कर दिखाकर, क्रिया करके दिखाकर समझाना। तो प्रैक्टिकल और गेम्स, इस पर जो फोकस ज्यादा किया जाए, ना कि थ्योरी पर। फिर मानसिक स्तर व वातावरण का ध्यान, तो बच्चों में वातावरण का ध्यान जब तक हम छोटे होते, क्योंकि वहाँ हम खुद से निर्णय ठीक से नहीं लेते, इसलिए वातावरण का ध्यान रखना चाहिए। अगर बच्चों का आसपास का वातावरण इस उम्र में खराब हो तो वो बच्चे जल्दी बिगड़ जाते हैं। इसलिए आप देखेंगे जो है झोपड़पट्टी में जैसे बच्चे रहते हैं, उनके साथ जो है ये वातावरण के कारण ही वो बच्चे बिगड़ जाते हैं। लेकिन उनमें भी शायद कोई IAS ऑफिसर बन सकता था, लेकिन उनको वातावरण कैसा मिला, उनको वातावरण हमेशा खराब मिला, उनको शिक्षा से दूर रखा गया, इसलिए क्या है वो आगे बढ़ ही नहीं पाए। तो ये वातावरण का प्रभाव पड़ता है। आपके अंदर कितनी भी बुद्धि हो, लेकिन अगर आपके पास वातावरण ही नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप वहीं पर अटक जाओगे। लेकिन इन ऐसे लाखों में से जो है
एक हाथ दो ऐसे लोग निकलते हैं जो इन सारे वातावरणों को तोड़कर भी अपने आप को निखार देते हैं। जैसे महात्मा फुले हो गए, ज्योतिबा फुले हो गए, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, अंबेडकर हो गए। तो ऐसे लोग इनमें से भी निकल जाते हैं, लेकिन वो कितने होते, लाखों करोड़ों में एक ही होते हैं, लाखों करोड़ों के पीछे एक ही होते हैं। लेकिन हम उनको देखकर कहते हैं कि ये भी कर सकते, क्यों नहीं कर पाते हो, गरीब हो तो क्या। लेकिन हम ये नहीं देखते कि करोड़ों लोग नहीं कर पा रहे, सिर्फ एक ही कर पा रहा है, तो बाकी करोड़ों लोग वहां के वहीं पड़े हैं, एक ही निकल जाता है। तो इसका हम ये मतलब नहीं निकाल सकते कि इनका परिणाम नहीं पड़ता, वातावरण का पूरा परिणाम पड़ता है बच्चों पर। तो 99% लोग तो नहीं बन पाते, 1% ही बन पाते, तो हमें 1% नहीं, हमें 99% चाहिए। तो ये वातावरण जो है बच्चों के लिए कारगर होता है। जैसा वातावरण होगा वैसे आपका विकास होगा। अगर आपके पास अच्छा वातावरण है तो आपका विकास भी अच्छा होगा। अगर आपके पास वातावरण उतना अच्छा नहीं है तो आपका विकास भी नहीं हो पाएगा। फिर मानसिक स्तर, उनका मानसिक स्तर जो है अभी बढ़ना शुरू होता है। इस स्तर में जो है, ये कौन सा स्तर होता है, ये स्तर होता है अवबोध का स्तर। मानसिक स्तर अवबोध का, चिंतन स्तर नहीं होता, अवबोध का स्तर होता है, यानी कि समझने का स्तर होता है उनका। फिर संवेगात्मक विकास पर ध्यान, फिर जो इनके संवेगात्मक यानी कि प्रेम, घृणा या फिर आलस्य करना, किसी से द्वेष रखना, इस प्रकार के जो संवेग होते हैं उस पर जो है ध्यान देना चाहिए उनके पेरेंट्स को। अगर इस समय अगर वो सीख गए तो उनके लिए बुरा होता है। लेकिन बच्चे जो है ये सब कुछ सीख रहे हैं धीरे धीरे, ऐसी बातें ज़्यादातर। फिर जिज्ञासा प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना, ये इंपॉर्टेंट है। जिज्ञासा प्रवृत्ति को अगर हम प्रोत्साहन नहीं देंगे तो उसका बचपन जो है वहीं पर दब जाएगा। इसी के रिलेटेड जो है तारे जमीन पर जो है फिल्म है। जैसे आप देखते तारे जमीन पर, जो हमारा जो छोटा बच्चा जो नायक होता है वहां पर, शायद ईशान नाम है उसका, वो ईशान जो बच्चा होता है उसके पिता उसे हमेशा डांटते हैं। क्यों? क्योंकि वो पढ़ाई लिखाई में अच्छा नहीं है, क्योंकि उसे लिखना और पढ़ना नहीं आता। लेकिन वो ये नहीं देखती कि वो पेंटिंग कितना सुंदर बनाता है, उसमें कितनी क्रिएटिविटी है, उसमें उसकी सोच इतनी अलग है, इतनी विकसित है। जो बड़े बच्चे उससे भी ज्यादा विकसित उसकी जो पेंटिंग में नॉलेज थी। जिस प्रकार से वो पेंटिंग निकालता, जिस प्रकार से फिर एक बार वो हम फिल्म में देखते कि वो नदी के किनारे चले जाते हैं, या फिर तो वहां पर वो एक छोटी सी एक नौका बनाता है जो कि बैटरी सेल पर अपने आप चलती है, ऑटोमेटिक। तो वो उसमें इंजीनियरिंग है, उसमें क्रिएटिविटी। लेकिन वो क्रिएटिविटी कौन मार देता है? उसके पापा उसकी क्रिएटिविटी को पूरा मार देते हैं। उसे कहते हैं निकम्मा है तू, गधा है, तुझे आता ही नहीं कुछ। तो उसकी वो जो जिज्ञासा थी पेंटिंग में या फिर ऐसे जो है क्रिएटिव कुछ बनाने में, अगर प्रोत्साहन मिलता तो वो अच्छा बन पाता। तो वही इसी को जो आमिर खान जो है देख लेता है, समझ लेता है, और उस बच्चे को जो बेसिक नॉलेज जो है सिखाकर जो है एक अच्छा स्टूडेंट बना देता है। तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना काफी इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई बच्चा कमजोर है तो उसमें कुछ ऐसी अलग स्किल होगी, तो उस स्किल को अगर हम प्रोत्साहन दे तो उसमें आत्मविश्वास आएगा, और उसी आत्मविश्वास से जो उसकी जो कमजोर पक्ष है, कमजोर पॉइंट्स है, कमजोर सब्जेक्ट है, उसको वो रिकवर कर पाएगा। तो जैसे ही वो ईशान का हम उदाहरण ले कि उसको पहले हमेशा सबसे डांट मिलती थी, इसलिए वो जो स्टडी में भी जो ध्यान नहीं देता था। लेकिन जैसे ही उसकी जो ये दो कला थी उस पर उसके टीचर ने ध्यान दिया, जैसे आमिर खान ने, तो उसने पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया, और बाद में जो वो पढ़ना लिखना भी सीख गया। जब हम मूवी का अंत देखते थे तब तो वो जो पढ़ना लिखना भी सीख गया था। तो बच्चा सीख पाता है अगर आप उसे उसकी जिज्ञासा प्रवृत्ति को उसको प्रोत्साहन दे, उसे मोटिवेट करे, उसकी अच्छाई के बारे में बताए, उसकी स्तुति करे, तो इससे क्या है, बच्चा जो है रिकवर कर पाता है। अगर उसे आप निगेटिव बातें करेंगे तो वो पूरा दब जाएगा। और उसे, जैसे हम फिल्म में देखते हैं कि जैसे कि उसके पापा उसे डांट कर जब हॉस्टल भेज देते हैं, और जब तक वो आमिर खान नहीं आता हीरो, तब तक जो है उसने पेंटिंग करना छोड़ दिया था। यानी कि जो उसकी क्रिएटिविटी थी वो भी मर गई थी। किसके कारण? उसके पापा के कारण, क्योंकि उसके पापा ने अपने बेटे को समझा ही नहीं। तो ये बातें जो है समझनी चाहिए। तो ये आपको भी याद रखनी है भविष्य के लिए। अगर आपका बेटा भी, आपके बेटे के अंदर जो भी जिज्ञासा है
उसको आपको प्रोत्साहन देना चाहिए जिससे उसका विकास हो। फिर रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान देना। रचनात्मक प्रवृत्ति क्या है, जैसे कि मैं यहाँ पर उदाहरण दिया पेंटिंग का। ये जो पेंटिंग है या फिर वो जो बोट बनाता है, वो मशीन वाली जो ऑटोमेटिक बोट छोटी सी, तो इसे रचनात्मक प्रवृत्ति कहता है। तो उस प्रवृत्ति को भी विकसित किया जाना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए, इसको टीचर को भी और आप उनके पेरेंट्स को भी। तो रचनात्मक प्रवृत्ति के विकास पर ध्यान। फिर संचय की प्रवृत्ति की संतुष्टि, फिर सह पाठ्यक्रम क्रियाओं की अवस्था, और फिर सामाजिक गुणों का विकास और नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा आपको पता है नैतिक शिक्षा क्या होती है? चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, बड़ों का आदर करना, ये सब कुछ किस में आता है? नैतिक शिक्षा में आता है। सामाजिक गुण का विकास, वही बात है, सामाजिक, बड़ों का आदर करना, माता पिता से कैसे बातें करने, टीचर से कैसी बातें करनी, ये सब कुछ, परिवार में या फिर आस पड़ोस में कैसी बातें करनी, ये सब कुछ इसमें आता है। फिर सह पाठ्यक्रम क्रियाओं की अवस्था, यानी कि सह पाठ्यक्रम यानी कि पाठ्यक्रम के साथ दूसरी क्रियाएं, जैसे पाठ्यक्रम तो होता ही है आपका सिलेबस, साथ में आपको अदर एक्टिविटी, जैसे उसको संगीत सिखाना, या फिर उसको स्केटिंग सिखाना, फुटबॉल सिखाना, या फिर डांस सिखाना, बहुत सी वो सह पाठ्यक्रम क्रिया में की अवस्था में आती है। फिर संचय की प्रवृत्ति की संतुष्टि, इसमें क्या है? संचय यानी कि किसी बात का संचय करना, जैसे कलेक्ट करना, अंग्रेजी में से जैसे क्या कहते हैं? कलेक्ट करना। तो बहुत से लोगों को अलग अलग बातें कलेक्ट करना, जैसे कोई किसी को पॉइंट कलेक्ट करना पसंद होता है, या फिर किसी को पैसे कलेक्ट करना गुल्लक में, तो इस प्रकार की उस प्रवृत्ति की भी संतुष्टि करनी चाहिए। ये सब कुछ जो है बालावस्था में है। फिर अभी आ गया किशोरावस्था। बालावस्था हो गया हमारी, तो हमारी एक किशोरावस्था, एक बार हम फिर से चार्ट देख लेते हैं। हमने क्या पढ़ा? शैशवावस्था जिसकी उम्र होती है जन्म से 5 वर्ष, फिर बालावस्था जिसकी उम्र होती है 6 से 12 वर्ष, फिर अभी हम किशोरावस्था पढ़ रहे हैं जिसकी उम्र होती है 12 से 18 वर्ष। लड़कियों में ये 11 से 17 होती है और लड़कों में 13 से 18, यानी कि सामान्य रूप से हम इसे 12 से 18 गिन सकते हैं। और ये क्या, कौन सा काल होता है? कठिन काल होता है। कठिन काल क्यों होता है, मैं इसे अभी बताऊंगा इसमें आगे। अब इसमें कोई डाउट है इस चार्ट में? तो एक बार हम यहाँ पर लिख लेते हैं 12 से 18। 12 से 18 सामान्यतः किशोरावस्था होती है। तो इसमें किसी को कोई डाउट है? कमेंट कीजिए। देवराज जी कह रहे कोई डाउट नहीं है, किसी का डाउट हो तो पूछिए। ठीक है, अभी किशोरावस्था में बढ़ रहे हैं हम। किशोरावस्था यानी कि बचपन आपका छिन रहा है धीरे धीरे और आप प्रौढ़ की ओर जा रहे हैं। इसे संक्रमण काल कहा जाता है। यही सबसे खतरनाक काल होता है हमारी जिंदगी का। तो इसमें क्या है? इसमें सबसे पहले शारीरिक विकास के लिए शिक्षा। शारीरिक विकास के लिए शिक्षा क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा जो शरीर है, खास करके लड़कियों का, तो इसमें इतने सारे बदलाव होते हैं। एक तो उनको पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं इसी उम्र में, 12 से 18 के अंदर, तो उसके कारण उसका एजुकेशन देना इम्पोर्टेंट होता है लड़कियों के लिए। और लड़कों के लिए जैसे उनके चेहरे पर बाल आना, यानी कि दाढ़ी आना, मूंछ आना, ये सारे जो है, और उनकी आवाज़ बदलना, उनकी आवाज़ थोड़ी कठोर हो जाती है इस उम्र में, तो ये सारी शारीरिक अवस्था जो है बदलती है। तो इसकी शिक्षा भी देना इम्पोर्टेंट होती है, जो कि हमें मिलती नहीं है इंडिया में। इंडिया में इसे टैबू कहा जाता है, यानी कि गलत, इसके बारे में बात नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, हम इसके बारे में क्लास में भी बात नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की शिक्षा देनी आवश्यक होती है, लेकिन दुर्भाग्यवश क्या है कि हमारे देश में इस शिक्षा की तरफ किसी का ध्यान नहीं होता, और अगर ये शिक्षा कोई दे तो उसकी जो है हंसी उड़ाई जाती है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट होती है इस उम्र में, ऐसी सारी बातें। तो इस पर बहुत से शॉर्ट फिल्म्स हिंदी सिनेमा में या फिर रीजनल लैंग्वेज में बहुत कुछ बना हुआ है, लेकिन इस पर
अभी फिलहाल जो अच्छे तरीके से काम नहीं हुआ। फिर बाकी दूसरा क्या है, मानसिक विकास के लिए शिक्षा। फिर एक मानसिक विकास, क्योंकि आप अभी बड़े हो रहे हो तो आपका यहाँ पर मानसिक विकास भी होना चाहिए। आप यही उम्र होती है कि आपको करियर भी जो चॉइस करना होता है 18, क्योंकि 18 में जो है ग्रेजुएशन में चले जाते हैं आप। जैसे 18 में आपका बीए शुरू हो जाता है, तो 18 से पहले ही आपको 10वीं में, जब आप 16 साल के होते हो, तभी आपको करियर डिसाइड करना पड़ता है कि आपको साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, क्या करोगे आप। आईआईटी में जाना है आपको, जेई की प्रैक्टिस करनी है आपको, या फिर नीट की करनी है, या फिर कॉमर्स में जाना है। ये सब कुछ स्ट्रीम, क्योंकि हमारे इंडिया में सिर्फ 2-3 ही बातों को माना जाता है, एक तो डॉक्टर बनेगा या फिर इंजीनियर बनेगा, दूसरी तो कोई काम धंधा है ही नहीं। अगर आप डॉक्टर नहीं है या फिर इंजीनियर नहीं है तो आप कुछ नहीं है। ऐसी जो मानसिकता इंडिया में फिलहाल अभी भी है, लेकिन धीरे धीरे बदलेगी। तो ये सब कुछ जो है, इसका विकास, मानसिक विकास होना चाहिए, क्योंकि आपको उस समय एक फैसला, बड़ा फैसला लेना होता है कि आपकी जिंदगी किस तरफ जाएगी, आप कौन सी नौकरी करोगे। ये सब कुछ डिसाइड इसी उम्र में होता है आपकी। फिर संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा, क्योंकि आप इस समय जो है 12 से 18 में आप बच्चों को सिखा नहीं सकते, और उनमें ये सब कुछ भाव आ जाते हैं। क्रोध का भाव आ ही जाता है, कितना भी रोक लो आ ही जाता है। ईर्ष्या का भाव आ ही जाता है, कितना भी रोक लो। द्वेष का भाव आ ही जाता है, कितना भी रोक लो। तो ये सारे विकास उसके अंदर होते हैं। तो ये सब कुछ उसे पता हो जाता है, ईर्ष्या क्या है, द्वेष क्या है, जलन क्या है, इसे सब कुछ पता चलता है। लेकिन उसको शिक्षित करना है कि इनका प्रयोग करना उचित नहीं है, किसका प्रयोग कब करना है, ये सारी बातें जो है सिखानी पड़ती है किशोरावस्था में। लेकिन बच्चे तो समझेंगे नहीं, चाहे कुछ भी कर लो। किशोरावस्था ऐसी होती है, आप कितना भी समझा लो, वो समझेंगे तो नहीं, आपका सर तो खाएंगे ही। 12 से 18 तूफानी काल होता है, वो किसी की सुनते नहीं। फिर सामाजिक विकास के लिए शिक्षा, क्योंकि यही उम्र होती है जिसमें सामाजिक विकास क्यों है। हमने शैशव अवस्था में विकास, सामाजिक विकास दे दिया, फिर बाल अवस्था में दे दिया, फिर किशोरावस्था में क्यों जरूरी है, क्योंकि इसी समय आकर बच्चे बिगड़ जाते हैं। आप देखिए, जब तक आप 12 तक पढ़ते सभी को ठीक से बातें करते, लेकिन 12 के बाद अचानक से उल्टा बोलना शुरू कर देते हैं। ये कौन, क्यों आता है, ये कौन है, वो कौन है, मैं ही इस दुनिया का मालिक हूँ, ऐसे विचार आ जाते हैं कभी कभी मन में। जब आपको लगता है कि सब दुनिया मेरे नीचे है, मैं कुछ ऊपर अलग हूँ, अलग ही जैसे अवतार हूँ, ऐसे कुछ भाव जो है इस उम्र में आ जाते हैं। फिर सबसे चिड़चिड़ापन होना, किसी को भी उल्टा सुल्टा बोल देना, फिर भाइयों को या फिर माता पिताओं को भी उल्टा बोलना इस उम्र में हो जाता है। या फिर बड़ों को, रिश्तेदारों को, अगर रिश्तेदार पूछते मार्क कितने आए, अगर आपके मार्क्स कम आ गए तो आप गुस्से में बोल देते उनको उल्टा सीधा। या फिर मम्मी पापा को बोलते हो कि मुझे पसंद नहीं है, ये क्यों घर में आते हैं। इस सारे जो है किशोरावस्था में आप में बदलाव होते हैं। फिर धार्मिक और नैतिक शिक्षा, अभी धर्म यहाँ पर आ गया। धार्मिक शिक्षा देना भी महत्वपूर्ण है। धार्मिक शिक्षा में अंधविश्वास ना हो, ये भी है। लेकिन जैसे धर्म का अर्थ होता है, लेकिन अगर आप धर्म का अर्थ पूछे तो धर्म का अर्थ होता है कि नियम, जीवन जीने का तरीका, वे ऑफ लाइफ। जो धर्म होता है उसका इतना ही अर्थ है कि जीवन जीने का तरीका। लेकिन आज हमने धर्म को इतना क्लिष्ट बना दिया है, इतना खराब बना दिया है कि धर्म की शिक्षा देना भी कितना ठीक रहेगा, इस पर डाउट आ गया है अभी। लेकिन धर्म का अर्थ ही था कि वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का तरीका सिखाना ही धर्म था। धर्म और कुछ नहीं है। सारे धर्म ग्रंथ आप उठाकर देख लीजिए, उसमें इतना ही है, आपको जीवन कैसा जीना है। जैसे रामचरितमानस में जो राम जी का जो कैरेक्टर है वो आपको सिखाता है कि एक पुरुष को जीवन कैसे जीना है। हनुमान जी का कैरेक्टर बताता है जब आपको कैसे, किस प्रकार से आपको समर्पित रहना है अपने गुरु को, अपने जो भी अगर आप कहीं पर काम करते हो तो अपने सुप्रीम बॉस के लिए, या फिर जहाँ पर आप काम करते हो उनके लिए कैसे समर्पित रहना है, वो समझाते हैं हनुमान जी। लक्ष्मण जी समझाते हैं कैसे आपको साथ देना है अपने परिवारों का, अपने भाई का। ये सारे कैरेक्टर जो है, ये सभी जो है दर्शन है, हमारे भारतीय दर्शन है। इस भारतीय दर्शन को आप भजन कीर्तन से ही ना समझे, उसका मूल क्या है ये अगर समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि रामचरितमानस क्यों लिखा गया था।
भजन गाने के लिए नहीं लिखा गया था, आपका जीवन सही हो जाए इसके लिए लिखा गया है। आप उनसे सीखिए कुछ, लक्ष्मण जी से सीखिए, हनुमान जी से सीखिए, बहुत कुछ सीखने जैसा है। भजन गाकर नहीं होगा सब कुछ, आपको सीखना है समर्पण। आप देखेंगे कि हनुमान जी में इतनी सारी ताकत थी कि वो पूरा युद्ध 1 मिनट में खत्म कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने संयम रखा अपने गुरु का। उनके गुरु कौन थे? भगवान श्री राम, जिनको वो आदर्श मानते थे। तो उनकी सेवा करना, जबकि उनके पास इतनी ताकत थी, फिर भी वो कभी राजा नहीं बने। बाली को राजा बनाया, बाली से ज्यादा ताकतवर थे, क्यों नहीं वो राजा बन गए? क्यों उसके सेनापति बन गए? तो एक समर्पण का भाव, एक भक्ति का भाव भी होना चाहिए। आपके पास कितनी भी ताकत बुद्धि हो, उनके पास केवल ताकत नहीं थी, उनके पास बुद्धि भी थी। इसलिए वो आप राम जो इसमें देखेंगे कि अष्ट सिद्धि और 9 निधि के दाता, ये एक पंक्ति आती। उनके पास 8 सिद्धि और 9 निधि के दाता थे वो, फिर भी आप देखेंगे कि उनमें कोई घमंड नहीं था, अहं की भावना नहीं थी, ईगो नहीं था उनमें। वो हमेशा समर्पित रहते थे सेवा। तो सेवा जो है वो आपके जीवन में होनी चाहिए, किसी एक के लिए, समाज के लिए। आप में कितनी भी ताकत आ जाए, कितनी भी बुद्धि आ जाए, लेकिन आपके अंदर सेवा का भाव होना चाहिए। ये सेवा का भाव सिखाने के लिए रामचरितमानस लिखा गया है। ये दर्शन शास्त्र की किताब है, जीवन जीने की किताब है। तो ये धार्मिक और नैतिक शिक्षा, तो इस प्रकार से आपको शिक्षा देनी है। अगर आप कभी रामचरितमानस आपके बेटे को समझाए तो इस प्रकार से समझाइए कि क्या है धर्म, वे ऑफ लाइफ। तो ये जो हनुमान जी का पात्र है वो क्या कहना चाहता है, श्री राम जी का पात्र है वो क्या कहना चाहता है, इस प्रकार से आपको सिखाना होगा। धर्म ग्रंथ कैसे पढ़ा जाता है, धर्म ग्रंथ कैसे सिखाया जाता है, इसकी बेसिक नॉलेज भी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से धर्म ग्रंथ और नैतिक शिक्षा, तो हमारे धर्म ग्रंथ इतने अच्छे है कि उसमें नैतिक शिक्षा सारी आ ही जाती है। तो रामचरितमानस एक सबसे सुंदर उदाहरण है हमारे भारत में धार्मिक ग्रंथ नैतिक शिक्षा के लिए। उसमें नैतिक शिक्षा में क्या आता है? चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, बड़ों का आदर करना, ये सारी जो बातें नैतिक में आती है नैतिक शिक्षा में। फिर व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार शिक्षा, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार शिक्षा, ये पॉइंट पहले भी हमने पढ़ा है। तो हर बच्चा जो है अलग होता है, हर बच्चा अलग होता है। जैसे हमने ये तारे जमीन पर पिक्चर का उदाहरण दिया, जिसमें ईशान नाम का एक बच्चा था, वो सबसे अलग था। उसकी कमजोरियां थी, वो लिखने पढ़ने में कमजोर था। और कोई उसका बड़ा भाई जो कि लिखने पढ़ने में अच्छा था, लेकिन उसमें कला नहीं थी, उसमें वो हुनर नहीं था, जैसा कि पेंटिंग बनाने का, या फिर जैसे उसने वो नौका बनाई थी, वैसा हुनर उसके बड़े भाई में नहीं था। तो हर व्यक्ति में जो है भिन्नता होती है, उसकी हर एक की अलग स्किल होती है। तो वो स्किल को उनके पेरेंट्स को, साथ के साथ उनके टीचर को पहचानना होगा कि कौन सा बच्चा पढ़ाई में अच्छा है, कौन सा बच्चा कला में अच्छा है, कौन सा बच्चा संगीत में अच्छा है, कौन सा बच्चा डांस में अच्छा है, कौन सा बच्चा नाटक में अच्छा है, कौन सा बच्चा ऐसा है कि जो गपशप में अच्छा है। ये भी एक स्किल है, गपशप, किस्सा गोई। तो ऐसे लोग स्टैंड अप कॉमेडियंस हो सकते हैं, या फिर कहानियां उपन्यास कहने वाले राइटर्स हो सकते हैं। ये भी गपशप करने वाला, आपको लगता है कि क्या आवारा लड़का है, हमेशा गपशप करता रहता है, लेकिन वो भी एक टैलेंट है, उसमें भी नौकरियां हैं। या फिर ऐसे बच्चे जो बस बाहर रहते हैं, स्कूल कभी नहीं जाते, 4 5 10 लड़कों में बैठे रहते, तो उनमें क्या है? उनमें है लीडरशिप। हमें लगता है कि वो पूरा जो है बर्बाद हो चुका है लड़का, लेकिन उसमें लीडरशिप होती है, उसकी अलग शिक्षा है। वो बाहर 10 लड़कों को एक साथ जोड़ सकता है, अगर वो एक आवाज लगाए तो 10 12 लड़के आ जाते हैं, तो उसमें लीडरशिप है। तो वो भी समझना चाहिए आपको, पेरेंट्स को, टीचर को, कि उसमें लीडरशिप है, तो उसे लीडरशिप वाले काम देने चाहिए। तो ये सारी बातें जो है समझनी चाहिए। तो ये व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार शिक्षा, ये पॉइंट आता है इसमें कि हर कोई जो बिगड़ेल बच्चा होता है वो बिगड़ेल बच्चा नहीं है, उसकी अलग स्किल है, उसमें शायद लीडरशिप है, उसमें शायद किस्सा गोई है, या फिर उसमें कलाकार छुपा हुआ है। क्योंकि हम सिर्फ ये समझते हैं कि शिक्षा का अर्थ केवल जो किताबों में लिखा गया है उसे पढ़ना और मार्क्स लाना,
अगर कोई मार्क्स लाता है, किताब पढ़ता है, तो उसने शिक्षा ग्रहण कर ली। लेकिन शिक्षा का अर्थ इतना ही नहीं, शिक्षा एक विस्तृत संकल्पना है। केवल स्कूल और कॉलेज में ही शिक्षा नहीं होती, स्कूल के बाहर भी शिक्षा होती है। और जैसे कि आपको पता है कि जैसे वैसे भी जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ाया जाता है, वो जो है किसी भी कंपनी के काम के लिए नहीं। जैसे आजकल बहुत से इंजीनियर्स बन रहे हैं, लेकिन इंजीनियरिंग पास आउट होने के बाद कोई भी कंपनी उनको जॉब नहीं देती, क्योंकि जो कंपनी को रिक्वायर्ड है स्किल है, वो कभी स्कूल में या फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में सिखाई नहीं जाती, कुछ सिखाया नहीं जाता, उनको बेसिक से फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। तो जो पोथी पुराना हमारा जो ये है स्कूल कॉलेज में, किसी काम का नहीं है। काम का तो है, लेकिन इतना भी नहीं है कि इसको ही सब कुछ सर्वोच्च मान ले। तो इसके साथ साथ आपको अदर एक्टिविटी भी करनी चाहिए। जैसे साहित्य में, हमारा साहित्य तो सारा थ्योरेटिकल है, तो यहाँ पर क्या स्कोप है? इसमें स्कोप है कि आपको नई कविताएं लिखनी चाहिए, आपको आलोचनाएं लिखनी चाहिए, आपको वर्तमान समय के कवि पता होने चाहिए, लेखक पता होने चाहिए, वर्तमान समय में क्या चल रहा है। जैसे अभी वर्तमान समय में नई वाली हिंदी का आंदोलन चल रहा है, क्यों चल रहा है, कौन कौन है उसमें, ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। आज कौन लिख रहा है, आजकल कौन से कवि लिख रहे हैं, कौन से लेखक लिख रहे हैं, ये सारी जानकारी आपको होनी चाहिए। अभी भारत रशियन साहित्य में क्या चल रहा है, अमेरिकन साहित्य में क्या चल रहा है, देश दुनिया में के साहित्य में क्या चल रहा है, मराठी साहित्य में क्या चल रहा है, बंगाली साहित्य में क्या चल रहा है, तो ये सभी आपको पता होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। फिर पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, क्योंकि साहित्य का संबंध पॉलिटिक्स से सीधा ही आता है। जब आप नागार्जुन को पढ़ते हो, मुक्तिबोध को पढ़ते हो, तो आपको पता चलता है कि पॉलिटिक्स का संबंध कैसे साहित्य से आता है। तो आपको पॉलिटिक्स पता होनी चाहिए, समाजशास्त्र पता हो, देश दुनिया की सारी बातें पता होनी चाहिए, आपको मेडिकल साइंस भी पता होना चाहिए। अगर आप कोई कहानी लिख रहे हैं जिसमें डॉक्टर का पात्र है, तो आप उस डॉक्टर के पात्र को कैसे लिखेंगे अगर आपको मेडिकल साइंस की जानकारी ही नहीं है? तो आपको वो भी पता होनी चाहिए। तो साहित्य के विद्यार्थियों को पर थोड़ा ज़्यादा जिम्मा होता है, थोड़ी ज़्यादा जानकारी उनको लेनी ही पड़ती है। अभी आपने इस फील्ड को चूज किया है, तो आपको उस प्रकार से मेहनत भी करनी होगी। तो साहित्य के विद्यार्थी को पूरी समाज दुनिया का थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेते ही रहना चाहिए किताबों के साथ। फिर उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग। फिर उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग यानी कि जो भी उपयुक्त होगी इन सभी को लेकर, जैसे व्यक्तिगत भिन्नता देखने के बाद अगर हमारे पास उपयुक्त शिक्षण विधि कि किस प्रकार से हमें पढ़ाना है, किस प्रकार का स्टूडेंट है और कहाँ पर पढ़ाना है, उस प्रकार से। जैसे अभी डिजिटल बोर्ड पर जैसे हम लाइव क्लास में पढ़ा रहे हैं क्योंकि आप सीनियर स्टूडेंट हो, लेकिन यही छोटे बच्चों के लिए लाइव क्लास, नई रिसर्च निकल के आई है कि जो छोटे बच्चे हैं जैसे 5 साल के 10 साल के, उनको जो लाइव क्लास नहीं लेनी चाहिए। एक तो उनकी आंखों को परेशानी होगी, इसने इतने कम उम्र में अगर वो स्क्रीन के सामने बैठ गए तो उनके मन में चिड़चिड़ापन ये सब कुछ हो सकता है, उनका खाना ना खाना या फिर नींद ना आना या फिर आंखें खराब होना, वो सब कुछ। और छोटे बच्चों को अगर हम थियोरेटिकली पढ़ाएंगे तो उनका शारीरिक विकास भी नहीं होगा, क्योंकि हमारा तो शारीरिक विकास हो चुका है, क्योंकि हमारी उम्र 25-26 के आसपास है, तो हमारे लिए वो ठीक है कि हम स्क्रीन के सामने भी पढ़ पाएंगे, लेकिन बच्चों के लिए ठीक नहीं है। तो इस प्रकार की उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करना भी हमें आना चाहिए कि जैसे छोटे बच्चों को कभी भी ऑनलाइन टीचिंग नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज देखेंगे कि बायजूस जैसे बड़ी कंपनियां आ चुकी है जो कि सारे स्टूडेंट को जो है ऑनलाइन ही पढ़ाते हैं, छोटे बच्चों को, और माता पिता भी उनको ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है उनके बच्चों के लिए, उनके बच्चों के भविष्य के लिए भी। तो ये उपयुक्त शिक्षण विधि का प्रयोग करना चाहिए, जिस प्रकार का बच्चा है उसी प्रकार से। फिर यौन शिक्षा की आवश्यकता। यौन शिक्षा यानी कि एडल्ट एजुकेशन या फिर सेक्स एजुकेशन जिसे कहा जाता है। ये जो भारत में बहुत सालों से इस पर डिबेट होती है कि ये पाठ्यक्रम में लागू करना है, पाठ्यक्रम में लाना है, लेकिन अभी तक जो है पाठ्यक्रम में इसे लाया नहीं गया। इसमें बेसिक बातें होती है कि जैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है। इसमें जो आप सोच रहे हैं वो सारी बातें नहीं आती, इसमें बहुत काम की बातें आती है जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता। इसमें क्या होता है, जैसे लड़कियों में पीरियड्स आना शुरू होता है तो उनको जो है सैनिटरी पैड्स ये सब कुछ कैसे उपयोग करना है, या फिर बाकी आप अगर कोई संबंध बनाते तो उस समय आपको कैसे कैसे निरोध का इस्तेमाल करना है, ये सारी बातें। या फिर
जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो उसमें जब हमारे हार्मोन्स में बदलाव होते हैं तो उस समय आपको क्या करना चाहिए, क्या उपयुक्त होता है, ये सारी बातें जो है इसमें आती है। इसमें सुरक्षा की बातें आती है, आप कैसे स्वस्थ रहे इन सभी बातों में। तो ये भी जो है किशोरावस्था में देनी चाहिए, लेकिन ये भारत में अभी फिलहाल नहीं दी जाती। फिर सहानुभूति व्यवहार। किशोरावस्था ऐसी अवस्था है जहाँ पर हम सभी को अपना दुश्मन मानते हैं, माता पिता को, भाई बहन को, परिवार वालों को। ऐसा लगता है कि सभी हमारे दुश्मन हैं, सभी हमको खा जाएंगे। और फिर हमें लगता है कि एक कोई हमारा फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड, वही हमारी दुनिया है, उसके अलावा कोई हमें समझता नहीं। इस प्रकार का जो है इस उम्र में वातावरण होता ही है। तो इस वातावरण में जो है एक सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि किशोर अवस्था में खुद जो वहाँ पर जो बच्चा होता है वो खुद संघर्ष कर रहा होता है अपने शरीर के साथ, अपने मन के साथ, क्योंकि उसके मन में बहुत से द्वंद्व चलते हैं। उसके शरीर में अलग अलग बदलाव हो रहे हैं, फिर उसके पास अलग अलग, फिर उसे पढ़ाई करनी है, उसे करियर की भी चिंता है, उसे फिर उसके शरीर में जो बदलाव आ रहे हैं उसकी भी चिंता है, फिर फिर गुस्सा आना, द्वेष होना, ये सारी भावनाएं उसके अंदर धीरे धीरे उमड़ रही है। फिर सबसे उसे कटाव महसूस होता है, एकांत में रहना उसे पसंद होता है। ये सारा द्वंद्व उसमें किशोरावस्था में होता है। तो उस समय उसे सहानुभूति देना इम्पोर्टेंट होता है। उस समय जो है 12 से 18 के समय में पेरेंट्स को समझना चाहिए, थोड़ा जो है बच्चों को कैद करके नहीं रखना चाहिए। उस समय हमें उनसे बात करनी चाहिए, उस समय हमें मित्र बन जाना चाहिए। इस उम्र के बाद हमें मित्र बन जाना चाहिए, अपने बेटों का, बेटियों का एक मित्र की तरह व्यवहार रखना चाहिए, फिर उन पर ट्रस्ट करना चाहिए। ये सारी बातें जो है सहानुभूति में आती है। ठीक है, बफरिंग हो रहा है देवव्रत जी, अभी ठीक है क्लास? अभी तो नहीं हो रही बफरिंग? ठीक है क्लास, यहाँ तो ठीक लग रही है मुझे। सभी को क्लास ठीक दिख रही है? हम आगे बढ़ेंगे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, क्योंकि समय भी हो गया है, बताते बताते समय का ध्यान भी नहीं रहा, 5:20 हो गए हैं। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, एक बार हम रिवीजन करेंगे क्या पढ़ा हमने। हमने किशोरावस्था पढ़ी आज। किशोरावस्था में हमारे शारीरिक बदलाव होते हैं, मानसिक बदलाव होते हैं। फिर इसमें हमारे जो भी मुख्य पॉइंट है ये हमने पढ़े। इससे पहले हमने बाल अवस्था पढ़ा। बाल अवस्था में बाल मनोविज्ञान, भाषा, फिर पाठ्यक्रम, फिर शिक्षण रुचिकर होना चाहिए, फिर वातावरण का भी महत्व है, फिर सामाजिक गुणों का और नैतिक शिक्षा का भी महत्व है, और जिज्ञासा प्रवृत्ति को भी प्रोत्साहन देना चाहिए। फिर शैशव अवस्था में भय और दंड से हमें दूर रखना है, उनको संवेगात्मक सुरक्षा देनी है, पाठ्यक्रम रुचिकर होना चाहिए उनके लिए, पालन पोषण करना है उनको स्वच्छ वातावरण देना है, उनको स्नेह करना है, और शिक्षा में संगीत का स्थान भी होना चाहिए। ये सारी बातें जो है हमने पढ़ी। इससे पहले हमने चार्ट पढ़ा, जिसमें हमने पढ़ा कि शैशव, बाल्यावस्था, किशोरावस्था की उम्र क्या होती है, और उसमें आदिगम अवस्था कौन सी है। तो सबसे आदर्श आदिगम अवस्था कौन सी है? शैशव अवस्था, क्योंकि तब हम पूरे पन्ने की तरह रहते हैं, तो हमें कोई भी बात समझाना आसान होता है, और नई बातें सीखने के लिए हम जिज्ञासु भी होते हैं उस समय। तो आदर्श अवस्था कौन सी है? शैशव अवस्था। फिर उसके बाद अनोखा काल कौन सा है? बालावस्था। फिर किशोरावस्था है कठिन काल, क्योंकि वहाँ उस समय संक्रमण काल होता है हमारा एक तरफ बचपन छीनता है, दूसरी तरफ हम प्रौढ़ावस्था में प्रवेश करते हैं, इसलिए हम उसमें शारीरिक परिवर्तन हमारे अंदर आता है। तो उसका ही जो द्वंद्व हमारे मन में चलता है, उसी कारण जो है एक कठिन काल होता है, जिससे हमारे स्किन में बदलाव होता है, पिंपल्स आने चाहिए हो जाते हैं स्किन पर, और बहुत सी ऐसी का बातें, फिर गुस्सा होना, उल्टी बात करना, ये सब कुछ जो है इसी समय होता है किशोरावस्था में। तो इसीलिए किसी कठिन काल कहा गया है। इससे पहले हमने जो कल पढ़ा था विकास के पक्ष, जिसमें शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और चारित्रिक विकास, ये सब कुछ हमने आज पढ़ा। तो आज की क्लास जो है हम यहीं पर समाप्त करेंगे। किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए जल्दी।
किसी को डाउट हो तो पूछ लीजिए। किसी को डाउट है तो सभी लोग एक बार लाइक कर दे क्लास को। फर्स्ट पेपर की अगर किसी ने क्लास नहीं की हो तो आज फर्स्ट पेपर की क्लास हो चुकी है, रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हैं सभी लोग। ठीक है, तो कल कल सुबह भी क्लास होगी 11 बजे और 4 बजे, तो सभी को कल भी जुड़ना है। और आज की क्लास खत्म होने के बाद आपको कमेंट करना है आज की क्लास कैसी लगी आप सभी को। ठीक है, ठीक है।